अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तुमसे ही आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए खूबसूरत नावल की तरफ चलते हैं। काबिल एहतराम है वो दिल जिनमें जुदाइयों की हूक है, मौतबर हैं वो आंखें जिनका इंतज़ार दायमी है। काबिल रश्क हैं वो लब के फिर भी मुस्कुराए जाते हैं। चिट्टा कुकड़ बनेरे ते कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सदके खुद पर जब्त के कड़े बंद बांधे। इब्राहिम जाने कितनी देर साकिन वजूद लिए बैठा था। पूरा घर खाली था। घर की ये वीरानी अब हौलनाकी में तब्दील हो रही थी। इब्राहिम को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। बराबर वाले पोर्शन से मुसलसल मेहंदी के गानों की तेज़ आवाज़ लोगों की खुशी सुरूर में डूबे बुलंदो बांग कह के ढोल का शोर सुनाई दे रहा था, जो उसके सर में किसी बच्चे की मानित चुभ रहा था। ये सब लोग उसके लिए गैर ना थे, सब उसके अपने थे, लेकिन इस वक्त सब कितने पत्थर दिल बेहिस महसूस हो रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर अपने कानों पर रखकर आती आवाज़ों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गानों की मेहंदी के नाम पर बपा इन बेहंगम कहकों और शोर शराबे की आवाज़ों पर पहरा लगाना नामुमकिन था। कड़े जब से गुजरते हुए इब्राहिम की आंखें गम की शिद्दत से लाल अंगारा हो रही थीं। वो बहुत देर इसी पोजीशन में बेहिस व हरकत बैठा रहा। वो इस वक्त घर में अकेला था, खुल के रो सकता था, लेकिन आज आंसू भी उसका साथ देने को तैयार ना थे। और वो क्या कर रही होगी? अपनी मेहंदी पर किसी और के लिए सजी संवरी बैठी शगुन और मुबारकबादें वसूल कर रही होगी। ये सोचते ही इब्राहिम को लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला हो। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। सवाल ही नहीं, इब्राहिम की ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, इसलिए उसकी बेवफाई के बारे में सोचना भी अबस था। और वो कोई गैर नहीं थी, उसके सगे चचा की बेटी थी। असलन उसे भी आज मेहंदी के इस फंक्शन पर वहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इब्राहिम ने उसे अपनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, हर मुमकिन, लेकिन सब बेसुध साबित हुई थी। ना इब्राहिम के अपने घर में, ना चचा के घर में उसके दिल की हालत से किसी को कोई सरोकार ना था। घर वालों और सबसे बढ़कर उसकी बेरुखी की वजह से आज इब्राहिम इस नहज पर था कि अपनी मोहब्बत का मातम अकेले मना रहा था। क्या वो उसको इतनी आसानी से अपनी आंखों के सामने किसी और का होता देख सकेगा? नहीं, कभी नहीं। वो उसे ले जाएगा कहीं और, इन सब से दूर। ये सोचते ही जैसे उसके अंदर एक बिजली सी भर गई। इब्राहिम ने खुद को मजबूती से खड़ा किया, अपने उलझे हुए बालों को दोनों हाथों की मदद से सुलझाया। इब्राहिम की हालत इस वक्त अबतर थी। आज से 6 माह कबल मिन्हा की बात तय हुई थी और तब से इब्राहिम पर एक ही कैफियत तारी थी, सोग की कैफियत, लेकिन उसे परवाही कहाँ थी। वो उठा और तेज तेज कदम उठाता अपने वसी और इस बंगले के लॉन से मुल्हका दूसरे लॉन में कदम रखा। इस वक्त वहाँ कोई मौजूद ना था, सभी अंदर हॉल में मेहंदी की तकरीबें मौजूद थे। नहीं तो इब्राहिम के यूँ इस घर में दाखिले पर पाबंदी लगे 3 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका था। वो जब लॉन अबूर करके अंदर हॉल में दाखिल हुआ तो सबसे पहले ज़ारा चाची और बासित की नज़र उस पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, इब्राहिम ने वहाँ मौजूद स्टीरियो सिस्टम का स्विच ऑफ कर दिया, जिसके बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। स्टीरियो सिस्टम बंद होते ही सबने बेसाख्ता इब्राहिम की तरफ गर्दन मोड़ी। हस्बे तवक्को सभी इब्राहिम को वहाँ देखकर हैरान थे। मिन्हा, इब्राहिम ने बुलंद आवाज़ में पुकारा। वो बेखौफी से खड़ा था। इब्राहिम के मिन्हा को पुकारते ही जैसे एक भूचाल सा आ गया था। इब्राहिम की फुफ्फो और माँ आगे बढ़ीं। वो होने वाली बदमज़गी के पेश नज़र इब्राहिम को वहाँ से भगा देना चाहती थीं। उसने अपनी जानिब बढ़ते इस तूफ़ान को नज़रअंदाज किया। बासित इब्राहिम के पीछे आकर उसको एक हाथ से पकड़ चुका था। कैसे आया है तू यहाँ? बासित इब्राहिम को देखते ही इश्तियाल में आ गया था, लेकिन इब्राहिम बगैर किसी मज़ाहमत के खड़ा था। अलबत्ता उसने एक हाथ से बासित को अपनी गिरबान की जानिब बढ़ता हुआ हाथ ज़रूर रोका था। मिन्हा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इब्राहिम ने किसी की भी परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में मिन्हा को पुकारा था। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इब्राहिम के मुंह से ये सुनते ही बासित ने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ाकर गिरबान मजीद सख्ती से पकड़ा। इब्राहिम, क्यों आए हो यहाँ? जाओ अभी यहाँ से फ़ौरन। फूफो ने आगे आते हुए बासित को पीछे हटाना चाहा, लेकिन बासित पीछे ना हटा। फूफो ने रोहिल भाई को ढूंढते हुए नज़रें एतराफ़ में दौड़ाईं, लेकिन वो इस वक्त वहाँ मौजूद ना थे। इब्राहिम ने बासित के दोनों हाथ एक झटके से ना सिर्फ पीछे हटाए, बल्कि अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे पीछे किया। मिन्हा, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इब्राहिम की आवाज़ में उम्मीद और शिकस्तगी एक साथ थी, जिसे वो नतीजा पहले से जैसे जानता हो, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करना चाहता था। इब्राहिम, जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता। इब्राहिम की माँ ने उसे एक बार फिर पुकारा था। 1 मिनट, सब खामोश हो जाएं। अदील साहब, मिन्हा के वालिद तूफ़ान की तरह गरजे थे।
मिन्हा आगे आओ और मुझे बताओ कि आज इस बदजात की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये यहाँ आकर तुम्हें यूं सरे आम पुकारे। बताओ क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो। उनके यूं गरजने से चहमगोइयाँ और सब खामोश हो गए थे। मिन्हा डरी सही जर्द और नारंगी बायों के लिबास में वहाँ खड़ी थी। मिन्हा आगे आओ, अदील साहब फिर बोले थे। मिन्हा लरसते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो अपने वालिद के बिल्कुल बराबर आकर खड़ी हो गई। अब कहो मिन्हा, क्या तुम्हें इसके साथ जाना है? उन्होंने फिर गरज कर कहा। मिन्हा कहो कहो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ मिन्हा। अगर आज तुम्हें इसके साथ जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर इस घर के दरवाजे तुम्हें अपने लिए हमेशा बंद मिलेंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मिन्हा ने एक नज़र अपने जान से प्यारे बाबा को देखा और फिर उस जो दुश्मन जान था। फैसला करना कहाँ मुश्किल था। उसके बाबा के मुकाबिल पूरी दुनिया भी रख दी जाती तो पलड़ा तो वही भारी था जहाँ उसके बाबा मौजूद थे। ये लोग आज नाराज़ होंगे, कल सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ अपने दिल की सुनो। इब्राहिम बोला तो आवाज़ और अल्फाज में जुदाई का कर्ब शामिल था। आपने ये सोचा भी कैसे इब्राहिम? मिन्हा बोली तो उसकी आवाज़ में वाज़े लग़ज़िश थी। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी फैमिली पर आपको तरजीह दूंगी? आपने कैसे सोच लिया इब्राहिम? इब्राहिम मिन्हा की इस बात पर बिल्कुल हैरतज़दा नहीं था। वो जानता था वो यही कहेगी। वो बहुत नाजुक थी, बहुत हसास। वो खुद को तो तकलीफ़ दे सकती थी लेकिन अपने ख़ानदान को कभी नहीं। इब्राहिम जानता था उसे यही तवक्को थी। आप जाएं यहाँ से। आज से 1 साल पहले मेरे बाबा ने जो फ़ैसला किया था मैं आज भी उसी पर कायम हूँ, मिन्हा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा था। इब्राहिम ने मिन्हा को गौर से देखा। इब्राहिम गो, उसकी मोहब्बत को गंवाना मिन्हा के लिए सबसे आसान था, सो उसने वही किया। सुन लिया? चाचू फिर से गरजे थे। इब्राहिम ने वहीं एक तरफ संजीदगी और दुख से खड़े अपने बाप को देखा। वो शायद अभी भी वहाँ पहुँचे थे। वो इब्राहिम पर जान छिड़कते थे लेकिन इस मामले में वो बेबस थे। जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने की थी और इस वक्त जो मिन्हा को यूं सरे आम पुकारने की हरकत इब्राहिम ने की थी वो चाहकर भी उसका साथ नहीं दे सकते थे। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ कोई मर भी जाए तो मेरे घर की दहलीज पार मत करना, समझे? इब्राहिम अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसका लगा उसका वजूद बेजान हो चुका था। वासिक, फूफो और उसके माँ ने उसे खींचकर वहाँ से बाहर लाए और वो किसी बुत की तरह साख्त था। भैया, वासिक ने उसे पुकारा। मैं ठीक हूँ, इब्राहिम ने इन दोनों आंखों में आंखें डालकर कहा और वहाँ से निकल गया। ये कहाँ जाएगा? अल्लाह, ये क्यों यहाँ आया था? राबिया बेगम ने बेबसी की इंतहाओं पर थी। फुप्पो की परेशानी भी हद से सवा थी। उन्हें इब्राहिम भी उतना ही अजीज था जितना कि बाकी ख़ानदान। उन्होंने अपनी बेआवाज़ बहते आंसू साफ किए। वासिक, जाओ भाई को देखो, फुप्पो ने वासिक से कहा तो वासिक सर हिलाते हुए इब्राहिम के पीछे अपने पोर्शन में लपका था। दिन का 1 बजा था। इब्राहिम की आंख शाहजेब की कॉल से खुली थी। आज रात उनका क्रिकेट मैच था जो अब से तकरीबन 2 घंटे बाद शुरू होना था। उसी की याद दहानी के लिए शाहजेब ने इब्राहिम को कॉल की थी। इब्राहिम उससे बात करके फ्रेश हुआ और सीधा नीचे आया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मार्बल की स्याह सीढ़ियाँ उतरते इब्राहिम ने नीचे लाउंज में बैठी अपनी फैमिली को एक साथ सलाम किया। सबकी निगाहें उसकी जानिब उठीं। कैसे हो साहबजादे? नहायत ही ग्रेसफुल। रोहिल साहब ने ज़रा सी अखबार नज़र से हटाई और उसे घूर कर देखा था। परफेक्ट हूँ अब्बा, इब्राहिम उन्हें जवाब देता लाउंज के सामने बने अमेरिकन किचन में दाखिल हुआ। अम्मा, नाश्ते में क्या है? इब्राहिम, नाश्ता तो नहीं, अब लंच का वक्त है। लंच में पुलाव और शामी कबाब हैं। फिर भी तुम नाश्ता बनवा लो ज़ुलेखा से, अम्मा ने मसरूफ़ से अंदाज में उसे जवाब दिया था। अम्मा, निहारी का मूड है, मुझे निहारी खानी है, वो किचन से निकलते हुए बोला। रोहिल साहब ने अपने 4 साहबजादों में से दूसरे नंबर के हामिल सबसे मुख्तलिफ और खूबरू सपूत को अखबार के पीछे से झांका। बेटा, दिन के 1 बजे सोकर उठने के बाद इज़्ज़त से और घर वालों के अच्छे मूड के साथ नाश्ते में भी जो भी मिल जाए ऐन खुशनसीबी है, अब्बा ने अखबार के पीछे से ही जवाब दिया था। इब्राहिम ने मुंह बनाया। नॉट फेयर बाबा, आपने मुझे 6 माह दिए थे अपनी मनमानियाँ करने के लिए। इब्राहिम अपने अब्बा और चाचू की हर वक्त की रोक टोक से तंग आया तो रोहिल साहब ने उसे कुछ अरसा दिया था कि जैसे चाहे जियो, लेकिन उसके बाद उसे इन लोगों की हर बात माननी पड़ेगी। इब्राहिम ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया था। याद है, बिल्कुल याद है। शायद तुम भूल गई हो कि मैंने कहा था कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो, ये नहीं कहा था कि दूसरों की ख़राब करो। अब्बा ने शहद में भिगो कर तंज मारा। अम्मा, क्या मैं आपको तंग कर रहा हूँ? अच्छा, आप रहने दें, मुझे शेक बनवा दें, मैं नाश्ता बाहर ही कर लेता हूँ। लेकिन मैच है 2 बजे, इब्राहिम ने अपनी मुश्किल बयान की। बेटा, नाश्ते का मसला नहीं है, अब तुम्हें खानी भी निहारी है। बताओ 1 घंटे में कैसे निहारी बनेगी, और फिर तुम्हें जाना भी जल्दी है। बस अब्बा, अम्मा, इब्राहिम भाई को वही चीज़ चाहिए जो मौजूद ना हो, जिसे पाना उनके लिए मुश्किल हो, है ना इब्राहिम? वासिक ने संजीदगी से कहते हुए इब्राहिम को देखा। बेटा, ज़रा अपनी उम्र देखकर बात किया करो। गो के वासिक और इब्राहिम में महज
सवा साल का ही फ़र्क था, लेकिन इब्राहिम वासी को यूं ही ट्रीट किया करता था जैसे वो बहुत छोटा हो। वैसे भैया, आपकी ये जो खूबसूरत लंबे बाल है ना, ये मुझे बहन की कमी महसूस नहीं होने देते, वासिक ने कहते हुए इब्राहिम के कंधे तक आए, बालों पे हाथ फेरा। इब्राहिम ने वासिक को आंखें दिखाईं। अभी पिछले हफ्ते ही तो अब्बा ने उसके बाल कटवाने का हुक्म दिया था। जुलेखा, इब्राहिम को शेख बना दो, अम्मा ने जुलेखा को कहा। जी बाजी। जुलेखा मुस्तैदी से किचन की तरफ मुड़ी। इब्राहिम बेटा, ये बालों का क्या करना है, कब तक कटेंगे? अब्बा ने अखबार साइड पर रखते हुए इब्राहिम के लंबे बालों की तरफ इशारा किया। इब्राहिम ने वासिक को घूरा था। जो काम वो करना चाहता था वो हो गया था, यानी अब्बा उसके बालों की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। अब्बा अगले साल से पहले नहीं कटवा सकता। इब्राहिम का अंदाज दो टोक था। अच्छा, मन्नत है कोई? अब्बा ने मुस्कुराकर पूछा था। जिद है, इब्राहिम ने दिल में कहा। वो ये बात कहकर अब्बा को चैन नहीं कर सकता था, नहीं तो अभी के अभी अपने बालों की कुर्बानी देनी पड़ती और उसके लिए ही खामोश रहा। वैसे अब्बा, ये बात भी पहले ही हो चुकी है, तो फिर आज बेटा लाइन पे आ जाओ। अब्बा ने अब अखबार पूरी तरह साइड पर करके इब्राहिम को लिताड़ा। नहीं, वो मेरा मतलब था, चाचू ने आपसे कहा। इब्राहिम ने उनसे दिल में आई बात पूछी। वो अच्छी तरह अपने अदिल चाचू की इसके बालों के लिए नापसंदगी को जानता था। नहीं, वो क्यों कहेंगे, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। इब्राहिम चुप हो गया। मैं फार्म हाउस में जा रहा हूँ, आना है किसी को? रोहिल साहब ने सबसे सवाल किया। खाना खा कर जाइए, बस लगा रहे हैं, राबिया बेगम ने जल्दी से कहा। मुबादा वो खाना खाए बगैर ही ना चले जाएं। हाँ, खा कर जाऊँगा। नहीं अब्बा, मेरा एक मैच है, बस नाश्ता करके निकलूँगा। इब्राहिम ने कलाई पर बंधी अपनी कीमती स्मार्ट वॉच देखते हुए कहा। आप क्यों जा रहे हैं आज? इब्राहिम ने संजीदगी से सवाल किया। जनरेटर ख़राब हो गया है और भी छोटे छोटे काम हैं। रहीम को बुलाया तो अपनी निगरानी में काम करवा सकूँगा। मैं चलता हूँ आपके साथ, वासिक ने कहा। चलो खाना खा के चलते हैं। मैच किसके साथ है? अब्बा ने सवाल किया। वो शाहजेब के साथ। इब्राहिम ने अपने अब्बा के मुतवक्का रिएक्शन से डरते हुए कहा। इब्राहिम, 1000 बार मना किया है, उससे मत मिला करो। अब्बा बहुत नरम खो थे, हमेशा नरमी से बात करते, जबकि अगर अभी चाचू होते तो ज़मीन आसमान एक कर देते इस बात पे। अब्बा बचपन का दोस्त है, सारी गैदरिंग उससे मुंसलिक है, कैसे छोड़ दूँ? इब्राहिम ने धीमे से एहतजाज किया। बेटा, फैमिली से ज़्यादा कुछ अहम है क्या? उन्होंने उससे सवाल किया। अब्बा प्लीज़, फैमिली और दूसरी के मामलात अलग होने चाहिए, और बासित बिला वजह शाहजेब को पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए उससे दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता, इब्राहिम ने दो टोक अंदाज में कहा। इब्राहिम, कोशिश करो कि बासित और शाहजेब कम से कम उलझें, और अगर इन दोनों के बीच कोई बात हो तो तुम नहीं बोलोगे बीच में, कम अज़ कम बासित के ख़िलाफ़ नहीं, समझ गए? अब्बा का अंदाज़ इस बार थोड़ा सख्त था। जी, इब्राहिम ने जवाब दिया। अम्मा अब्बा मैं कभी कभी हद करते हैं, मुझसे ज़्यादा उन्हें अपना भतीजा अजीज़ है। इब्राहिम के लहजे में शिकवा था। उसने अब्बा के जाने के बाद अम्मा से कहा। बेटा, ये बात नहीं, कभी बात को समझने की कोशिश भी किया करो। वो बिला वजह झगड़ों में पड़ने से डरते हैं, और अपने चाचू के गुस्से और नेचर का तुम्हें पता ही है। कोई बदमज़गी हो इससे पहले क्यों ना एहतियात की जाए? अम्मा ने रसान से उसे समझाया। ठीक है अम्मा, लेकिन कभी आपने बासित को देखा है? उसका एटीट्यूड आपने नहीं देखा। वो जानबूझकर शाहजेब को जिज करता है ताकि लड़ाई हो। शाहजेब फिर भी उसको इग्नोर करता है। इब्राहिम ने असल बात बताई। इब्राहिम, बात जो भी है तुम किसी बात में नहीं पड़ोगे, समझे? आइंदा मैं कोई बात ना सुनूं ऐसी कि जिससे दोनों भाइयों के बीच बदमज़गी हो। जी अच्छा, मेरा ख़ानदान कभी मुझे समझ नहीं सकता, इब्राहिम ने मुंह बनाकर कहा था। इब्राहिम का फ़ोन बज रहा था, शायद शाहजेब उसे लेने पहुंच गया था। इब्राहिम, देखो शाहजेब आ गया। कॉमन रूम का इंटरकॉम बजा तो अम्मा ने इब्राहिम से कहा। जा रहा हूँ। इब्राहिम ने अपने लंबे बालों को पोनी बनाते हुए कहा। अम्मा ने नाक चढ़ाकर पहले उसकी पोनी को घुरा और फिर उसके हाथ में बंधे मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे धागों को देखा। रात से पहले आ जाना, रोज़ाना इतनी देर घर बाहर रहने लगे हो, बस सोने आते हो घर। अम्मा उसे टोके बगैर ना रह सकें, बस मैच के बाद डिनर का प्रोग्राम है, फिर घर ही आना है। इब्राहिम ने उजरत में कहा और अपनी क्रिकेट किट उठाए बाहर निकल गया। ज़ारा, रात को एक ऑफिशियल डिनर है, तुम्हें भी चलना है, 9 बजे तक तैयार रहना। अपने पुरतश खूबसूरत वेल डेकोरेटेड घर के मिडल रूम में वो 7 सीटर सोफे पर बैठी किसी किताब की वर्कगर्दानी में मशगूल थी जब उसके बाबा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आवाज़ करीब होते साथ ही मद्धम भी हो गई थी, क्योंकि वो उसके माँ यानी ज़ारा अदिल को हदायत देते अब ऊपर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। मिन्हा ने बेख्तियार सांस खींचा और किताब की ओर से ज़ारा यानी अपनी माँ को गौर से देखा। अभी दोपहर और शाम के संगम में कुछ वक्त बाकी था, लेकिन बाबा की हदायत सुनने के बाद उसकी माँ अब चैन से नहीं बैठ सकती थी। अब वो जाने तक मुख्तलिफ तैयारियों में हलकान रहने वाली थी। वो जानती थी उसकी सीधी सादी माँ दूसरे पॉलिटिशियंस की तरहदार बीवियों के दरमियान अपनी तमाम तर तैयारियों के बावजूद मिसफिट ही लगती। हालांकि वो पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी, लेकिन बाबा उन्हें जहाँ लेके जाते वहाँ तालीम से ज़्यादा दूसरी काबिलियत की अहमियत थी जो उसकी भोली माँ के पास मफकूद थी।
लेकिन बाबा भी क्या करते, अब वो इन पार्टीज़ में ले जाने के लिए दूसरी शादी तो करने से रहे थे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इन बातों की वजह से मामा अक्सर अंडर प्रेशर रहती और ख़ुद को बाकी तमाम औरतों के हमपल्ला साबित करने के चक्कर में उनकी मसरूफियत कई गुना बढ़ गई थी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मिन्हा को होता था। इस घर में मामा की कमी महसूस करने वाली सिर्फ वही थी और उसके दोनों भाई बाबा की तरह अपनी अपनी दुनिया में मगन रहने वाले थे। बासित, उसका बड़ा भाई, बिल्कुल बाबा की तरह था। उन्हीं की तरह उसने पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर रखा था और छोटा भाई वासे निस्बतन ठंडे मिजाज और मिन्हा से कुछ करीब। यूँ था कि वो बिल्कुल अकेली थी और उसके इतने बड़े शानदार वसीओ अरीज़ शाह कॉटेज में सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके एक बड़े ताया और एक फूफो की फैमिली भी रिहाइश पजीर थे। बस तीनों फैमिलीज़ के पोर्शंस अलग अलग थे। मिन्हा के बाबा यूँ तो अपने 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन उनका रोब और दबदबा इस कदर था कि देखने वालों को लगता कि वो इस ख़ानदान के सरबराह हैं। सबसे बड़े रोहिल शाह थे, जो उम्र में ज़रूर बड़े थे लेकिन बेइंतहा मुदब्बर, समझदार और धीमे मिजाज के हामिल थे। उनकी ये नर्म मिजाजी उनके घर के तमाम अफराद की तबीयत से छलकती थी। उनके 4 बेटे थे। सबसे बड़े आज़र, जो MBA फ़ाइनेंस के बाद मज़ीद तालीम के लिए जर्मनी में थे। दूसरे नंबर पर इब्राहिम, जो बड़े अब्बा की सबसे बिगड़ी हुई औलाद के तौर पर पहचाना जाता था। मिन्हा के बड़े भाई बासित शाह की इब्राहिम से हमेशा बिला वजह ही ठनी रहती। वजह मिजाजों में शदीद तजाद का होना था। मिन्हा के वालिद भी इब्राहिम की खलंडरी बल्कि किसी हद तक आवारा तबीयत से सख्त खाइफ रहते थे, लेकिन उसके बरक्स मिन्हा की इब्राहिम से अच्छी खासी दोस्ती थी। इब्राहिम मिन्हा की बहुत परवाह करता था। मिन्हा को भी इब्राहिम का ख्याल रहता। इन दोनों की ये दोस्ती आगे चलकर क्या रंग अख्तियार करने वाली थी, ये किसी के तो क्या खुद मिन्हा और इब्राहिम के वहमो गुमान में भी नहीं था। इब्राहिम के बाद नहायत सुलहजो और बिल्कुल बड़े अब्बा के मिजाज का हामिल वासिक था। उसके बाद सबसे छोटा नाफे, जो मिन्हा से साल भर छोटा था। बड़ी अम्मी यानी ताई अम्मी बहुत सुलझे हुए और आला अखलाक की हामिल थीं। बड़े अब्बा की नरमी और उनके दिए हुए इत्तेमाद ने बड़ी अम्मी की शख्सियत में 4 चांद लगा दिए थे। मिन्हा को अपने बड़े अब्बा की फैमिली बहुत पसंद थी। सबसे आखिर में उसकी फूफो थी, जो कुछ अर्सा कबल अपने शौहर की अचानक वफ़ात के बाद शाह कॉटेज में हमेशा के लिए दोबारा आ गई थी। उनकी कोई औलाद ना थी। यूँ फूफो यहाँ अकेली थी और अपने भाइयों की तमाम बच्चों की बेइंतहा करीब थी और अक्सर उन लोगों के छोटे छोटे झगड़े निपटा दिया करती थीं। कभी किसी का साथ देती तो कभी किसी का, लेकिन वो सबसे बेहद प्यार करती थीं। मिन्हा, सो जाओ थोड़ी देर। मिन्हा गहरी सोच में मुस्तग़रक़ थी जब अपने मामा की आवाज़ पर चौंकी और हाल की दुनिया में वापस आई। वो अपनी माँ को बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। मिन्हा अपने कमरे में ऊपर तो आ गई थी, लेकिन वो सख्त बेजार सी थी और उदासी महसूस कर रही थी। वो अभी अपनी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देकर फारिग थी। उसे सख्त बोरियत महसूस हुई। कहने को वो इकलौती थी, लेकिन इतना कुछ अच्छा था कि उसकी कोई बहन होती। कम अज़ कम वो यूँ तन्हा और बोर तो ना होती। उसकी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बस अपने शौहर को खुश करने के लिए हुमा वक्त सरगर्दा थी, जिसमें बच्चे नज़रअंदाज रहते थे। मिन्हा के भाइयों को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मिन्हा ये बात बहुत महसूस करती। इस वक्त दिन के 3 बजे थे। थोड़ी देर से सुस्ता लेती हूँ, उसने सोचा, और शाम में फूफो के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करूँगी। वो अपने बेड पर सोने लेटी तो कुछ देर बाद गनुदगी में चली गई, लेकिन जल्दी घबराहट से उसकी आँख खुल गई थी। काफ़ी देर वो अधखुली आँखें खोले लेटी रही, लेकिन नींद अब आँखों से कोसों दूर थी। मिन्हा के रेशमी लंबे बाल ढीले जूड़े की सूरत गर्दन पर पड़े थे। वो अब सोने की कोशिश करते करते बेजार हो गई थी। वो धीरे से बेड से उतरी। उसने पाँव में चप्पल उड़सी और अकब में बने बागीचे की तरफ चल दी, जहाँ दिन में तो कोई जाता ही नहीं था। उसने साथ अपनी किताब भी ले ली थी। नीम के दरख्त पर पड़े आरामदेह झूले पर बैठकर किताब पढ़ना उसे बहुत पसंद था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे मौजूद है। उसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो अभी सामने दोबारा मुड़ी ही थी कि किसी से बुरी तरह टकरा गई। इससे पहले कि वो चीख मारती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और यूं ही पकड़े किनारे पर ले गया। साथ ही उसने मिन्हा को चुप रहने का इशारा किया। दोनों के टकराने से मिन्हा के लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा, जो कब से खुलने के लिए बेताब था, झटके से खुल गया और उसके लंबे खूबसूरत रेशमी बाल उसके वजूद से होते इब्राहिम के चेहरे पर भी बिखर गए। मिन्हा ने उसके हाथ पर अपना हाथ मारा। वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए मिनमिनाने की कोशिश की। ये क्या है? डरा ही दिया आपने मुझे। मिन्हा ने उसके हाथ हटाते ही कहा और साथ ही अपने बाल लपेटना शुरू किए। इब्राहिम उसको गौर से देख रहा था। वो अपने लंबे बाल लपेटते हुए खफा खफा सी इब्राहिम को खुद से बहुत करीब और भली सी लगी, ऐसे कि उसे महसूस हुआ कि आज वो पहली बार मिन्हा नाम की इस लड़की से मिला हो। सॉरी, मैं यहाँ अभी आया हूँ, इब्राहिम ने खुद को संभाले हुए कहा। तुम्हारे चीखने से कोई आवाज़ सुनकर यहाँ आ सकता था, जो कि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। इब्राहिम ने अजीब व गरीब वजह बताई तो मिन्हा ठटकी। क्यों? ऐसा क्या किया है आपने? क्या आप यहाँ छुपे हुए हैं? मिन्हा ने भवें उचकाई।
اس کا سفید فراک گھٹنوں سے ذرا نیچے تھا اور اس کے کاندھے پر ایک طرف اس کے سفید دوپٹہ پڑا تھا اور دوسری طرف اس کے لمبے ریشمی بال۔ کچھ نہیں کیا ہے اور آہستہ بولو، باہر شاید کوئی بات کر رہا ہے۔ ابراہیم نے دیوار کے پاس کان لگائے۔ منہا کو بھی باہر سے آتی آوازوں پر متوجہ ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ جھک کر کھڑے تھے۔ ابراہیم ہے؟ کسی نے ابراہیم کا پوچھا تھا، لیکن بہت غصے میں۔ میں دیکھتا ہوں، مالی پاپا نے جواب دیا۔ اب وہ اندر کسی کو بلانے گیا تھا۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کون ہے یہ؟ منہا نے ابراہیم سے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دوست کا بھائی ہے، یہ بتاتے ہوئے ابراہیم کے لہجے میں ناپسندگی تھی۔ تم پلیز آہستہ بولو گی؟ منہا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ سفید پولو ٹی شرٹ اور بلو جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس کے شانوں تک آتے ہلکے سے ویوی بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اس وقت بالوں کو پیشانی پر آنے سے روکنے کے لیے ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھا۔ صاف رنگت، پرکشش آنکھیں، وہ کافی خوبرو اور دبنگ شخصیت کا مالک تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ رکو، ابھی مت جاؤ، کوئی اندر سے آیا تو متوجہ ہوگا یہاں، ابراہیم نے بہت آہستہ سے کہا تھا۔ آپ نے کیا کیا ہے جو یہ اتنے غصے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہے؟ کچھ نہیں، گاڑی لگ گئی، ابراہیم نے آرام سے کہا۔ گاڑی لگ گئی؟ کس کی؟ کس کو اور کیسے؟ منہا نے ایک سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ یار بس لگ گئی اس گاڑی اور کسی کی گاڑی سے، مگر کیسے؟ آپ کو تو اچھی خاصی ڈرائیونگ آتی ہے۔ منہا کی آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ ہاں، وہ ریسنگ میں ایسا تو ہوتا ہے نا۔ ریسنگ؟ اچھا، تو اسی لیے آپ اس دن چاچو سے پرسنل گاڑی کے لیے ضد کر رہے تھے۔ آئی سی۔ منہا کا انداز سادہ ہی تھا، لیکن ابراہیم کو بہت چبھا۔ ایک تو نا یہ پورا خاندان کبھی مجھے سمجھ نہیں سکتا، ابراہیم نے نہایت افسردگی سے کہا۔ اچھا میں جا رہی ہوں، آپ چھپے رہیے، سکون کے لیے یہاں آئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ یہاں مل جائیں گے۔ منہا نے ابراہیم کو گھورتے ہوئے کہا۔ رک جاؤ کچھ دیر، جانے دو ان لوگوں کو۔ ابراہیم اب آم کے تناور پیڑ کے نیچے آرام سے بیٹھ چکا تھا۔ نہیں میں جاؤں گی، منہا وزد تھی۔ اچھا لیکن کوئی پوچھے گا تو تمہیں نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں؟ ابراہیم نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی تھی اور اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ منہا ایسا ہی کرے گی۔ دیکھوں گی۔ منہا ابراہیم کو گھور کے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہٹلر کی بیٹی، لگتی کتنی معصوم ہے، ابراہیم نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے چچا کی سخت گیر اور حاکمانہ طبیعت سے سخت بیزار رہتا تھا، کیونکہ ابراہیم اپنے گھر کا باغی تھا اور سب سے زیادہ ان کے عطاب کا نشانہ بنا رہتا تھا، اس لیے انہیں ہٹلر ہی کہا کرتا تھا۔ منہا باغیچے کا جنگلہ عبور کر کے باہر جا چکی تھی۔ ابراہیم تھوڑا سا جنگلے کے نزدیک آیا تاکہ باہر کی آواز سن سکے۔ منہا بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ بڑے ابا گھر نہیں تھے اس لیے مالی بابا مسئلے کی سنگینی دیکھ چاچو کو بلا لائے تھے۔ جی بابا ایسے ہی آئی تھی، ایک پودا لگایا تھا، اس کی گروتھ دیکھنی تھی۔ منہا نے جھوٹ بولا۔ ابراہیم کو دیکھا ہے کہیں؟ انہوں نے منہا سے پوچھا۔ ابراہیم اب جزبز ہوا، کہیں منہا بول ہی نہ دے۔ نہیں نہیں بابا، ابراہیم تو نظر نہیں آیا صبح سے۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ منہا کے انکار پر ابراہیم کھل کر مسکرایا۔ کچھ بھی ہے دل کی بری نہیں ہے، ابراہیم نے سوچا۔ ابراہیم اپنے BBA کے دوسرے سیمیسٹر کے بعد فارغ تھا اور اس کی یہ فراغت اس کی پوری فیملی کے لیے ایک امتحان بنی ہوئی تھی۔ وہ ہر بات میں اپنی مرضی کرنے کا عادی تھا۔ مرضی تو وہ اپنی کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں روز ہی کچھ نہ کچھ قابل گرفت سرزد ہو جاتا جو اس کی فیملی کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابراہیم اور اس کا دوست کار ریسنگ میں ایک چھوٹے سے حادثے کا شکار ہوئے تھے، جس کے بعد انہیں تو کچھ خاص چوٹ وغیرہ نہیں لگی تھی، لیکن گاڑی کی حالت نازک ہو گئی تھی، اور چونکہ گاڑی ابراہیم چلا رہا تھا تو ابراہیم کے دوست کا بھائی وہ تمام خرچہ جو گاڑی پر اٹھتا ابراہیم کے گھر والوں سے لینے آیا تھا۔ ابراہیم کی اچھی خاصی کلاس متوقع تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا کہ اسے ذاتی گاڑی چاہیے۔ اس بات کا حساب نئے سرے سے الگ ہونا تھا۔ ابراہیم کے چاچو نے کچھ رقم کی ادائیگی کر کے معاملہ تو سنبھال لیا تھا، لیکن اب انہیں ابراہیم کو آڑے ہاتھوں لینے کا شدت سے انتظار تھا۔ اس لیے ابراہیم نے طے کر لیا تھا کہ وہ کم از کم معاملہ ٹھنڈا ہونے تک ان لوگوں کی اور نظر نہیں آئے گا۔ لیکن کب تک؟ سپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، ابراہیم باہر نہیں آیا تھا۔ منہا کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ابراہیم بابا اور بڑے ابو بہت غصے میں ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ آپ ابھی آ جائیں، نہیں تو حالات بگڑ سکتے ہیں، منہا نے ابراہیم کو ٹیکسٹ کیا۔ خیال آ گیا تمہیں؟ ابراہیم نے جواب بھیجا۔ آپ ابھی باہر آ جائیں، تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی بس، اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتی۔ منہا نے گھر کی صورتحال سے ابراہیم کو آگاہ کیا۔ نہیں میں نہیں آ رہا، بتانے کا شکریہ۔ ابراہیم نے میسج ٹائپ کیا۔ اس نے سوائے منہا کے پورے گھر کو بلاک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، جس سے اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ منہا کیا کہہ سکتی تھی؟ رات 11 بجے کے قریب منہا کو اپنی بالکنی میں آہٹ سی محسوس ہوئی۔ موٹی اور سلائڈنگ ڈور کھول کر باہر جھانکا تو وہاں وہ موجود تھا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے آئی۔ کوئی اسے وہاں دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ منہا سوری تمہیں تنگ کیا، مجھے کپڑے لا دو، ابراہیم نے آہستہ سے کہا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور کپڑے میں کہاں سے لاؤں؟ ہوش میں ہیں آپ؟ مجھے ان سب باتوں میں انوالو مت کریں پلیز۔ منہا کو اب ابراہیم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔
میرے کسی بھائی نے یا بابا نے آپ کو یوں دیکھا تو آپ کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے۔ منہا نے اسے سچائی سے آگاہ کیا۔ منہا کی بات سن کر ابراہیم اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ ایکسکیوز می، او مس، ہیلو۔ ابراہیم نے اب منہا کو تھوڑا دوسرے لہجے میں پکارا۔ میں کوئی یہاں تم سے ملنے نہیں آیا، نہ ہی میرا کوئی اور مقصد ہے، سمجھی؟ ہمدرد سمجھ کر آیا تھا کہ شاید مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گی۔ مشکل وقت؟ منہا نے ناک سکیڑی۔ آپ کا تو روز کا کام ہے، ہر وقت کسی مشکل میں پھنسے رہتے ہیں۔ جائیے یہاں سے اور آئندہ یہاں مت آئیے گا ایسے۔ کپڑے لا کر دو۔ ابراہیم نے منہا کی کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر اپنا مدعا دہرایا۔ میں کیسے لا کر دوں اور کس کے؟ باسط کے یا واسے کے لا دو، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ابراہیم نے گویا احسان کیا۔ تو کیا آپ آج بھی چھپے رہیں گے؟ اب منہا کو تشویش نے آن گھیرا۔ ہاں، میں ابھی جاؤں گا 200 میں اور رات میں کسی وقت آؤں گا۔ اب ایلیگیشنز تو لگ ہی گئے ہیں، سزا بھی ٹھیک ٹھاک ملے گی تو تھوڑا انجوائے تو کر لوں۔ ابراہیم اب منہا کے بیڈ کے سامنے دھرے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ منہا نے جلدی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ حد ہے ویسے ابراہیم، ذرا سا بھی جو ڈر ہو، ڈسکسٹنگ۔ منہا نے بہت برا منہ بنا کر کہا۔ اب جاؤ جلدی کپڑے لا دو، تم کچھ اور مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہو۔ ابراہیم نے منہا کو زج کیا۔ ناممکن۔ منہا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے اس سر پھرے کزن کو سرتا پیر گھورا۔ وہ کمرے سے دبے پاؤں گئی اور کسی طرح ایک مسٹرڈ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر لے آئی۔ یہ لیجیے اور جائیے یہاں سے۔ یار کتنا خراب ٹیسٹ ہے تم لوگوں کا۔ کوئی اور کلر نہیں ملا؟ میں یہ نہیں پہن سکتا، مجھے کوئی اور کپڑے لا کر دو، مجھے ایک دوست کی پارٹی میں جانا ہے۔ اوہو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی آواز دیتی ہوں سب کو تو پھر پتہ لگے گا، منہا نے کہا اور باسط کو پکارنے ہی والی تھی کہ ابراہیم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہو نا آخر ہٹلر کی بیٹی، مذاق کر رہا تھا، سیریس ہی ہو جاتی ہو۔ چلتا ہوں۔ ابراہیم نے کپڑے اٹھائے اور بالکنی کی طرف چلا گیا۔ منہا نے سکھ کا سانس لیا۔ پتہ نہیں کب عقل آئے گی انہیں، منہا نے سوچا، اور بچپن سے ایسے ہزار ہا قصے دیکھ چکی تھی ابراہیم کی بغاوت اور الٹی سیدھی حرکتوں کے۔ وہ اپنے بیڈ پر آ گئی، تکیے سے ٹیک لگائے تو لگا نیچے کچھ رکھا ہوا ہے۔ منہا نے ہاتھ تکیے کے نیچے ڈالا تو ایک پیکٹ ہاتھ میں آیا۔ اس خوشنما پیکٹ میں کچھ چاکلیٹس رکھی ہوئی تھیں، ساتھ ایک کارڈ نما پیپر تھا جس پر تحریر تھا، ساتھ دینے کا شکریہ، یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ منہا کے لب آپ ہی آپ مسکرا اٹھے۔ دل کے تو اچھے ہی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ابراہیم چلا گیا تھا۔ منہا کافی بے چینی سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے بالکنی میں آئی تو اسے بڑے ابا نیچے لان میں بے چینی سے واک کرتے نظر آئے۔ وہ یقیناً ابراہیم کا انتظار کر رہے ہیں، منہا نے سوچا۔ پہلے سوچا نیچے جا کر ان کا حوال پوچھے، پھر سوچا کہ نہیں، اگر ابراہیم جلدی آ گیا تو اس کے سامنے کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ وہ کافی دیر انتظار کے بعد اپنے پورشن میں واپس گئے تو منہا نے سکھ کا سانس لیا۔ منہا کے دل کسی صورت نہیں بہل رہا تھا۔ ابراہیم کیوں ایسے کرتا تھا؟ ہر بات میں اپنی من مانی، ہر بات میں ضد۔ خواہ بہت دیر سوچنے کے بعد اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں؟ بڑے ابا خود ہی نپٹ لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور سونے کے لیے بیڈ پر آ گئی۔ منہا بہت دیر سونے کی کوشش کرتی رہی لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر ابراہیم کا خیال ستاتا رہا۔ پتہ نہیں کب آئے گا گھر، بڑے ابو اور امی اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، بڑی امی پریشان بھی ہوں گی، لیکن ابراہیم۔ منہا سوچتے سوچتے بلاخر اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس نے پھر ڈائل کیا، پھر وہی ہوا۔ منہا نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ یا اللہ، ابراہیم خیریت سے گھر آ جائے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل بار بار پریشان ہو رہا تھا۔ ابراہیم بچپن سے لے کر آج تک اسی قسم کے مسائل کا شکار رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ خود کو ابراہیم کے لیے سوچنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اور آج کیا ہوا تھا؟ منہا نے ابراہیم کے سامنے ظاہر تو نہیں کیا تھا، لیکن آج پورا دن ابراہیم اس کے حواسوں پر چھایا رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیم اندھیرے کمرے میں روشنی سی جگمگائی۔ اس کا فون چمکا تھا۔ منہا نے موبائل اٹھایا تو ابراہیم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ابراہیم کہاں ہیں آپ؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں واضح تفکر تھا۔ گھر کے پاس ہوں۔ تم اتنا فون کر رہی تھی، خیریت ہے؟ منہا رات بھر اس کے لیے سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، جبکہ ابراہیم مزے سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ابراہیم، وقت دیکھا ہے؟ رات کے 3 بجے ہیں، آپ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ بڑے ابو اور امی جاگ رہے ہیں اور آپ کو فکر ہی نہیں۔ منہا نے آواز دھیمی رکھ کر بہت غصے سے کہا۔ اچھا تو تم مجھے ٹینشن دینے کے لیے اتنے فون کر رہی تھی؟ رکھو فون، پہلی بار دیر سے گھر نہیں آ رہا، اوکے؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم نے کہہ کر فون رکھا۔ منہا فون کو غصے سے گھڑتی رہ گئی۔ جاؤ دفان ہو، آئندہ اپنے کسی کام کے لیے مجھے کہا نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ منہا نے ابراہیم کو ٹیکسٹ کیا اور غصے سے فون ایک سائڈ پر پٹکا۔ ابراہیم منہا کا میسج پڑھ کر حیرت میں مبتلا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے آج؟ لیکن ابراہیم تو منہا پر اپنا بھرم ڈال رہا تھا کہ یہ اس کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ وہ خود ٹوٹ سا گیا۔ جب گھر پہنچا تو چوکیدار کا چیمبر بند ملا۔
वो सोया हुआ था, इसलिए गेट उसके क्वार्टर की खिड़की बंद थी। अब वो क्या करे, उसके दोस्त से उसे छोड़कर जा चुके थे। उसने वासिक का नंबर मिलाया, वासिक का नंबर स्विच ऑफ था और किसी का नंबर वो मिला नहीं सकता था। मिन्हा को कॉल करने के अलावा उसके पास कोई चारा ना था। उसने मिन्हा को कॉल मिलाई। मिन्हा जो इब्राहिम के रवैये से सख्त नाला होकर अब वक्तन सोने की कोशिश कर रही थी, एकदम उसकी कॉल देखकर चौंकी। पहले तो इसका इरादा था कि फ़ोन ना उठाए, लेकिन फिर मुसलसल इब्राहिम की कॉल आती देख पिक कर ही ली। अब क्यों फ़ोन करें आप? मिन्हा सॉरी यार, दरवाज़ा बंद है, प्लीज़ खोलो ना। इब्राहिम के लहजे में मिन्नत थी। ओहो, आपने मुझे कैसे फ़ोन किया? आपको तो आदत है ना ऐसे आने जाने की, और आप तो बहुत ही बहादुर हैं। अब आ जाए, लगा के कोई जुगाड़। मिन्हा को इस वक्त इब्राहिम पर ज़रा तरस नहीं आ रहा था। यार मिन्हा, किसी और वक्त बदला ले लेना प्लीज़, बहुत सन्नाटा है, गार्ड भी सोए हुए हैं, मेरे पास कीमती सामान है, प्लीज़। इब्राहिम का लहजा बहुत ही धीमा था। ज़ाहिरा अब इस पूरे घर में मेरे अलावा कौन है जो आपकी मदद करेगा? रुकिए, आती हूँ। आपकी तरह होती तो अभी बदला ले लेती, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, मिन्हा ने मासूमियत से कहा। इब्राहिम को गुस्सा तो आया, लेकिन ये पंगा लेने का हरगिज़ मुनासिब मौका ना था। वो आहिस्ता से नीचे उतरी और बाहर लॉन की तरफ आई। आहिस्तगी से जाकर उसने दरवाज़ा खोला। इब्राहिम जल्दी से अंदर आया। उसी वक्त गार्ड शायद दरवाजे की आवाज़ से उठा था। उसने मिन्हा और इब्राहिम को साथ देखा तो इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैं हूँ, इब्राहिम ने इतना कहकर उसे जाने का इशारा किया। थैंक यू, इब्राहिम ने मिन्हा से कहा। उसने इब्राहिम को गौर से देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उसे लगा जैसे आंखें मुकम्मल खुली रखने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आप ठीक हैं? मिन्हा ने इब्राहिम को मशकूक निगाहों से देखते हुए सवाल किया। हाँ, तुम जाओ अब, थैंक्स अगेन। नहीं, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? इब्राहिम ने थोड़ी डगमगाती आवाज़ में पूछा। वो अब लॉन के अहाते में साइड पर लगे वॉश बेसिन पर झुका हुआ था और आईने में अपना अक्स देखकर मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मार रहा था। आपने ड्रिंक ली है? मिन्हा को यकीन तो नहीं था, लेकिन इब्राहिम से कुछ भी बैद था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इब्राहिम अब की बार सख्त आवाज़ में बोला था। जाओ शाबाश, घर अपने। इब्राहिम ने उसे जाने का कहा। मिन्हा ने कंधे उचकाए और जाने लगी कि इब्राहिम ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और वो बेख्तियार पीछे मुड़ी। अब क्या है? ये चाहिए। इब्राहिम ने मिन्हा की कलाई पर बंधी पोनी निकाली और उसी से अपने लंबे बाल समेट कर पोनी बनाई। फिर मिन्हा को देखकर मुस्कुराया। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया, एक दिन सारे कर्ज उतार दूंगा, इब्राहिम ने कहा था। मिन्हा इब्राहिम के लंबे बालों को घूरने लगी, लेकिन खामोश रही। आप जाएं, आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। ज़रूर कोई गड़बड़ है, इसीलिए तो बासित खिलाफ है आपकी, इस कंपनी के। ठीक ही तो कहता है वो। ये लोग इस लायक नहीं कि उनके साथ उठा बैठा जाए। मिन्हा ने मौका देखकर इब्राहिम को सुना दी कि उसका भाई उससे और उसके बेस्ट फ्रेंड से ठीक ही चिढ़ता है। फजूल बातें बंद करो, हो सकता है वो मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए ख़राब हूँ। बासित को आदत है दूसरों की गलतियाँ तलाश करने की, और अब प्लीज़ अपने भाई के लिए मुझसे लड़ने मत लग जाना यहाँ, इब्राहिम ने कहा तो मिन्हा ने उसे देखने पर इत्तफा किया। उसका इरादा कुछ और था। आप जाइए, मिन्हा ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली थी। बाय, इब्राहिम कहता हुआ आगे बढ़ गया। मिन्हा को चैन नहीं था। उसे पक्का यकीन था कि इब्राहिम ने ड्रग्स ली हैं। वो चुपके से उसके पीछे पीछे चल दी। बगैर आहट के इब्राहिम ने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से दरवाज़ा खुलने के बजाय आवाज़ आई। खबरदार, जो किसी ने दरवाज़ा खोला इस नाहंजार के लिए। आवाज़ बड़े अब्बा की थी। दरवाज़ा यकीनन बड़ी अम्मी खोल रही होंगी। मिन्हा लॉन में लगी बाड़ के पीछे छुपी थी। अब्बा, आप नहीं खोलेंगे तो मैं दोबारा बाहर चला जाऊँगा। इब्राहिम की फितरत में डर था ही नहीं। ये बात बड़े अब्बा अच्छी तरह जानते थे। वो अपनी औलाद को दबाने के कतई कायल ना थे। उस पर वो उनकी अज़ली नरम दिली इन्हें मज़ीद पिसपा कर देती थी। बड़ी अम्मी ने शायद बड़े अब्बे का इशारा पाकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा, थैंक यू सो मच। इब्राहिम अपनी अम्मा से लिपट गया। कहाँ थे रात भर? बड़े अब्बा अभी भी तशवीश के मूड में थे। अब्बा शाहजेब के साथ था, फार्म हाउस में, आप पूछ लीजिए, इब्राहिम ने धीरे से कहा। तुम्हें मालूम है ना कि तुम पर भरोसा है मुझे, लेकिन अब शायद मुझे अंधा भरोसा करना छोड़ देना चाहिए, है ना? उनकी आवाज़ में कुछ सख्ती थी। अब्बा, मैंने दिन में ही आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने नहीं उठाया, और फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी छोड़ा, वो भी आपने नहीं देखा। अब बता दिए कि मैं चाचू के सामने ऐसे ही आ जाता बगैर किसी सपोर्ट के। मुझे मरना था क्या? इब्राहिम की बात किसी हद तक दुरुस्त थी। जिन्हें इब्राहिम पर अंधा इत्मीनान था वो उसके अब्बा थे, चाचू नहीं। अगर वो उनको नज़र आ जाता तो कुछ बैद नहीं था कि वो अंधाधुंध उसको मारना भी शुरू कर देते। इब्राहिम, ये गाड़ी वाली क्या बात थी? अदील गुस्से से, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब्बा, ऐसी कोई बात भी नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें तो शुक्र करना चाहिए कि सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा, हमें नहीं। बड़े अब्बा अब नॉर्मल हो चुके थे। इब्राहिम अब आराम से उनसे बातें कर रहा था। मिन्हा जानती थी कि बड़े अब्बा इस हद तक की डांट सकते थे। वो सब ठीक देखकर पलट गई। घर आकर मिन्हा ने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन अब की बार नींद मजीद रूट कर गायब हो चुकी थी। मिन्हा ने इब्राहिम के बारे में
सोचा। लब आप ही आप मुस्कुरा दिए। उसने बेख्तियार अपनी कुलाई को छुआ। क्या हो गया है मुझे? मिन्हा ने खुद से सवाल किया। जवाब साफ था, जो उसे अपने दिल से मिला था। लेकिन ऐसा हो सकता है एक और सवाल? हाँ, हो जाए तो कितना अच्छा हो। मिन्हा ने सोचा तो जैसे उसके इर्द गिर्द हज़ारों रोशनियाँ सी जगमगा उठीं। 8:30 बजे मिन्हा फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। वहाँ उसके बाबा और दोनों भाई भी मौजूद थे। सुबह खैर। वो बाआवाज़ बुलंद सबको एक साथ मुखातिब करते हुए अपनी मखसूस चेयर निकाल कर बैठ गई। सुबह खैर। पापा ने अपनी इकलौती बेटी को प्यार से देखते हुए जवाब दिया। मिन्हा ने भी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। वो इस वक्त अजीब बोझल सी तबीयत लिए बैठी थी। शायद रात भर जागने और बेचैन रहने का असर था। बासित इब्राहिम वापस आ गया घर? बाबा ने पहला सवाल बासित से यही किया। चुपचाप ब्रेड पर मक्खन लगाती मिन्हा के कान इब्राहिम के नाम पर खड़े हुए। जी बिल्कुल, अब्बा कल आया था रात को किसी वक्त, गार्ड ने बताया है। मिन्हा का दिल धड़का, लेकिन उसे यकीन था कि गार्ड ने ये नहीं बताया होगा कि गेट किसने खोला। कोई मसला हुआ है? बासित ने यूं सुबह सुबह अब्बा के इब्राहिम के बारे में पूछने पर ज़रा हैरान हुआ और इसने फ़ौरन अब्बा से पूछा। नहीं, इब्राहिम का कल एक्सीडेंट हो गया था, किसी की गाड़ी थी, रेसिंग पर ले गए थे लॉर्ड साहब। अब्बा के लहजे में इब्राहिम के लिए वाज़े नापसंदगी थी। मिन्हा के दिल को कुछ हुआ। पता नहीं क्यों उसे ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। शाहज़ेब अब तुम्हें तंग तो नहीं करता? अब्बा ने बासित से पूछा। नहीं अब्बा, जब से आपने उसके डैडी से कहा है वो नहीं करता, लेकिन उसके तेवर ऐसे लगते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा दिन खामोश नहीं रहेगा। देख लेते हैं, लेकिन जो भी हो तुम पहल नहीं करोगे किसी बात में, और अगर कोई बात हुई तो पहले मुझे बताओगे। बाबा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मिन्हा नहायत खामोशी से अपने भाई और बाबा की बातें सुन रही थी। नाश्ते से फारिग होकर वो फूफो की तरफ चली गई। फ़िलहाल तो उसको इब्राहिम के बारे में फ़िक्र थी कि वो कहीं वाकई नशे का आदी ना हो जाए। उसकी आंखों और आवाज़ से लगता था कि उसने नशा किया है। वो कैसे मालूम करे? क्या फूफो से बात करनी चाहिए? नहीं, ऐसे मुँह उठा के नहीं, वो यकीन नहीं करेंगी, उल्टा उसे डांटेंगी। क्या करे क्या करे? वो चुपके से बड़े अब्बा के पोर्शन में आ गई। वहाँ अभी अमन और चैन था। बड़ी अम्मी उठी हुई थीं, काम वाली से काम करवा रही थीं। बड़े अब्बा शायद कहीं बाहर निकले हुए थे। उसने इब्राहिम को झूले पर बैठे देखा। मिन्हा ने बाआवाज़ बुलंद सबको सलाम किया तो इब्राहिम ने उसे चौंक कर देखा और दोबारा मोबाइल में गुम हो गया। मिन्हा को बहुत बुरा लगा। कितना मतलबी है, जब काम होता है तो पूरे घर में मेरे अलावा कोई इसकी मदद नहीं करता, और अब ये ऐसे बन रहा है जैसे मुझे जानता तक नहीं। हालांकि दूर क्या जाना, रात का ही एहसान कम है क्या? मिन्हा ने दुखी दिल से सोचा। वो अब इब्राहिम के सर पर आकर खड़ी हो गई और गला खंकार कर उसकी जानिब मुतवज्जो करना चाहा। इब्राहिम हुनूस मोबाइल में मसरूफ़ रहा। उसने दोबारा गला खंकारा। क्या मसला है? इब्राहिम ने सर घुमाकर उसको घूरा। आप जाग क्यों रहे हैं इतनी जल्दी? मिन्हा को इब्राहिम की इतनी जल्दी उठने पर तशवीश थी। क्यों, क्या मैं जल्दी नहीं उठ सकता? इब्राहिम ने उसे दोबारा घूर कर कहा। नहीं, मतलब उठ सकते हैं, लेकिन आप रात को बहुत देर से सोए थे, इसलिए पूछा। और फिर क्या बहुत डांट पड़ी जो नींद नहीं आई? तुम मुझ पर 2-4 एहसान करके बहुत ज़्यादा फ्री नहीं हो रही? इब्राहिम अब उठकर सीधा हुआ। और मुझे कितनी डांट पड़ी ये तो तुमने देख ही लिया था, इब्राहिम ने मज़ीद कहा। मिन्हा की आंखें फैल गईं। मुझे कैसे पता, मैं क्यों देखूंगी? अच्छा, पीछे तो आई थी तुम मेरे, इब्राहिम बोला था। अच्छा, आपको तो लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे बताएं, आपने ड्रग्स दी ना, इसलिए नींद नहीं आई ना? देखो मिन्हा, अब तुम्हारे मुँह से ये बात सुनी ना तो अच्छा नहीं होगा, इब्राहिम ने सख्त लहजे में कहा। मिन्हा ने कांधे उचकाए और वहाँ से हट गई। बड़ी अम्मी, मुझे नाफिस से कुछ काम था, वो स्कूल तो नहीं गया? नहीं मिन्हा, मैं बस उसको उठाने ही वाली थी, अब तुम आ गई हो तो उठा दो उसको, बड़ी अम्मी ने मिन्हा से कहा। जी मैं जाती हूँ। मिन्हा इब्राहिम की लातलकी देख अंदर ही अंदर जल रही थी और बदला लेने का सोच रही थी। अब वो ऊपर तो आई थी, लेकिन इब्राहिम के कमरे में उसकी अलमारी की तलाशी ले रही थी। उसे यकीन था कि इब्राहिम की अलमारी के किसी गोशे से ज़रूर कोई ना कोई सफ़ेद पुड़िया निकलेगी, और फिर सफ़ेद पुड़िया निकली तो मगर ऐसी कि उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह चमकते चीनी के टुकड़े थे। मिन्हा ने वो जल्दी से हाथ में छुपा लिए। पुड़िया के साथ इंजेक्शन भी रखे थे, उसने वो सब अपने पास रख लिए। वो इब्राहिम के कमरे से ही निकल रही थी कि सामने से आ गया। क्या कर रही थी तुम मेरे कमरे में? तुम तो नाफे से मिलने आई थी ना, फिर यहाँ? हाँ, वो मैं गलती से आ गई। मिन्हा जाने लगी तो इब्राहिम ने उसके हाथ को देखा जो उसने पीछे छुपाया हुआ था। क्या छुपा रही हो? कुछ लिया है ना यहाँ से? नहीं तो, वही तमाद से बोल रही थी। इब्राहिम समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। दिखाओ मुझे, इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। छोड़े मुझे। मिन्हा ने हाथ को मजबूती से बंद कर लिया। दिखाओ मुझे, क्या छुपा रही हो? इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़कर जब खोला तो उसे यकीन नहीं आया। इब्राहिम का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मिन्हा इतनी तफ्तीश करेगी। इब्राहिम ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तुम पागल लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अच्छा, मेरी हिम्मत पर भी एतराज़ है आपको? अपनी हरकतें देखी हैं? ये है ना, ये देखें, अब भी झूठ बोलेंगे? अब मिन्हा ने इब्राहिम की आंखों में आंखें डाली। वो हैरान रह गया। बेवकूफ़ लड़की, इधर दो ये।
नहीं, मैं फूफो को दिखाऊंगी सबूत के साथ, वो ये कहकर निकलने लगी। इधर दो, मुझे मजाक है कोई। इब्राहिम की गिरफ्त सख्त थी। उसने मिन्हा के हाथ से वो पैकेट और सिरिंज खींच ली। ओके, मैं बताऊंगी तो ज़रूर। मिन्हा उसे वार्निंग देते हुए जाने लगी। रुको, इधर कहीं नहीं जाओगी तुम। और सुनो, मैं ड्रग्स नहीं लेता, समझी? इब्राहिम ने उसको बुरी तरह डिपट कर कहा। नहीं लेते तो ये क्या था? मिन्हा ने इब्राहिम के हाथों की तरफ इशारा किया। देखो, ज़्यादा मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं नहीं लेता। अब इब्राहिम का लहजा थोड़ा नरम था। और कल तो तुम मेरे साथ थी मेरी पार्टी में, आज क्या हुआ? मेरी इतनी इंक्वायरी किस खुशी में हो रही है? आप जितनी भी मीठी बातें कर लें, मैं फूफो को ज़रूर बताऊंगी अभी। मिन्हा कहकर तेज़ी से निकल गई। इब्राहिम उसके पीछे लपका। मिन्हा मिन्हा, वो कहता हुआ सीढ़ियों पर उसके पीछे था। मिन्हा दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगती हुई लाउंज में पहुंची और लकड़ी के बड़े से मुनकिश दरवाजे को धकेलती बाहर निकल गई। इब्राहिम उसके पीछे पीछे था। इन दोनों को क्या हुआ? बड़ी अम्मी ने दोनों को इतनी उजलत में बाहर जाते देखकर सोचा। फूफो अपने किचन से मुल्का डाइनिंग रूम में सब्जी काट रही थी। घर में एकदम हलचल महसूस की तो सर उठाकर देखा। मिन्हा और उसके पीछे आता इब्राहिम दिखाई दिया। वो मुस्कुराई। हाय फूफो, मिन्हा ने जल्दी से कहा। मुझे कुछ बात करनी है, मिन्हा ने पास खड़े इब्राहिम को घूरते हुए कहा था। मिन्हा, नो, अच्छी बात नहीं है, समझी? मिन्हा ने उसे नज़रअंदाज किया। मिन्हा, इब्राहिम ने फिर कहा। फूफो, इब्राहिम बहुत बिगड़ गया है, आपको पता है मैं इतने अरसे से खामोश हूँ। ये रात को देर से घर आता है। और मिन्हा ने इब्राहिम को देखा। लहजा भर को रुकी। फूफो हैरान सी दोनों को देख रही थी। फूफो, मैंने रंगे हाथों इसको पकड़ा है, ये ड्रग्स लेते हैं। मिन्हा, नहीं फूफो, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करें। इब्राहिम मिन्हा को छोड़कर अब फूफो को समझा रहा था। क्या? फूफो जो भिंडी काट रही थी, मनशियात का नाम सुनकर उनके हाथ से गिर गई। क्या ये सच है इब्राहिम? फूफो ये कुछ भी कह रही है। अच्छा, और वो जो पैकेट और सिरिंज निकली थी अभी आपकी अलमारी से? मिन्हा ने इब्राहिम को लिताड़ते हुए कहा। वो मेरी नहीं थी, इब्राहिम तेज़ आवाज़ में बोला था। इब्राहिम का बस नहीं चल रहा था कि मिन्हा को उठाकर पटक दे। तुम जाओ, मैं इब्राहिम से बात करती हूँ। फूफो ने मिन्हा को वहाँ से जाने को कहा। ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इब्राहिम समझदार बच्चा है। फूफो, आपका तो यही लाडला है ना? दोनों से नाराज़ होकर एक तरफ बैठ गई। मैं कहीं नहीं जा रही, बैठी हूँ। आप दोनों मेरे सामने करें जो भी बात करनी है। मिन्हा का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। फूफो ने मिन्हा की तरफ प्यार से देखा। इब्राहिम, तुम भी ना बच्ची को खामख्वाह रुला दिया। मुझे बताओ क्या बात है? अगर तुम्हारी नहीं थी तो तुम्हारे पास कैसे आई फिर? तुम्हें अंदाज़ा है भाईजान को अगर मालूम हो गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। वैसे ही शाहजेब से तुम्हारी दोस्ती पर पूरे ख़ानदान को एतराज़ है। फूफो ने मिन्हा को इस कदर परेशान देखकर अपना अंदाज सख्त किया था। अरे फूफो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे एक दोस्त की है, उसने रखवाई है मेरे पास, और आप मुझे जानती हैं। और मैं अपने घर वालों को, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इब्राहिम ने लजाजत से फूफो के सामने पूरी बात रखी। दूसरी बात फूफो, बासित खुद शाहजेब को अक्सर जिज करता है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता। इब्राहिम का लहजा दो टोक था। दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता? फैमिली से आपको दूसरे अजीज़ हैं ना? मिन्हा ने कहा। नहीं, सब लोग नहीं, कुछ लोग दोस्तों से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। फूफो काउंटर की तरफ मुड़ी तो इब्राहिम ने मिन्हा की रोती सूरत देखकर कहा था। मिन्हा इब्राहिम को उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। फूफो, मैं जा रही हूँ। वो इस वक्त नौरूठे अंदाज में बातें कर रही थी। रुक जाओ इब्राहिम। मिन्हा, तुम दोनों ने नाश्ता किया है? नहीं किया तो आओ, तुम दोनों को मैं करवाती हूँ, फूफो ने कहा। तो मिन्हा ने पहले इब्राहिम और फिर फूफो को देखा। आप अपने इस लाडले को करवा दें, मैं करके आई थी, फिर आऊँगी। उसका मूड इस वक्त बहुत ख़राब था, सो अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल गई। देखा आपने? इब्राहिम ने फूफो से शिकायतन कहा। कोई बात नहीं, बच्ची है, फूफो ने इब्राहिम को जवाब दिया और ख़ुद नाश्ता बनाने लगी। मिन्हा इब्राहिम से तकरार के बाद घर आ गई थी, लेकिन उसे अब बात बात पर ना जाने क्यों रोना आ रहा था। उसने बेख्तियार बहने वाले आंसू साफ किए। वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। क्या हो गया था उसे? कुछ चीज़ें बात वाज़ेह, साफ और दो टोक थीं, और कुछ बेहद उलझन भरी, बहूम जिनका सिरा मुश्किल से ही मिलता है। मोहब्बत भी शायद इन्हीं भूल भुलैयों का नाम है। इसीलिए तो मोहब्बत की कशिश से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। फिर उसने कितने ही दिन खुद को घर में ही मुक़य्यद रखा। वो कहीं बाहर जाती, ना बड़े अब्बू के घर, ना फूफो के पास, लेकिन उसका दिल कहीं ना लगता था। उसका दिल चाहता था कि इब्राहिम से बात करे, बार बार जहन भटक कर इब्राहिम की तरफ मुड़ जाता, लेकिन हासिल क्या था, क्या होगा? इब्राहिम को क्या मालूम था कि मिन्हा के दिल पर क्या गुजर रही थी? क्या उसे मिन्हा की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई नहीं देती थी? नहीं, वो कहाँ कोई बात समझता था उसे। ऐसे ही तो सही, इब्राहिम को भी काफ़ी अरसे तक मिन्हा नज़र नहीं आई तो वो तशवीश में मुब्तला हो गया था। वो मिन्हा को देखना चाहता था, मिलना चाहता था, लेकिन वो चाचू के घर कम ही जाता, क्योंकि ना तो चाचू ही उसे पसंद करते थे और ना उनके घर वाले, खासकर इब्राहिम के लंबे बाल चाचू को सख्त नापसंद थे। वो जब उन्हें नज़र आता तो वो उसे कोई ना कोई लेक्चर देने खड़े हो जाते। ऊपर से बासित के साथ इब्राहिम के ताल्लुकात
हमेशा उलझे ही रहते थे। दोनों की बराह रास्त कोई लड़ाई ना थी, लेकिन इब्राहिम का बेस्ट फ्रेंड शाहजेब, जो चाचू की सियासी हरीफ का बेटा था और काफ़ी बिगड़ा हुआ भी था, दोनों क्लब में खेली जाने वाली क्रिकेट टीम के हरीफों में से थे। बासित और उसकी बिल्कुल बनती नहीं थी, बल्कि एक दोनों की दुश्मन कहा जाए तो गलत ना था। लेकिन अब इब्राहिम क्या करता? उन सब बातों के बावजूद लड़ते लड़ते तकरार करते करते कब उसे मिन्हा अच्छी लगने लगी थी, इब्राहिम को पता ही ना लगा था। अब वो क्या करता? अपनी ख़राब रेपुटेशन कैसे ठीक करता? ये एक दिन का काम नहीं था। वो मिन्हा के नंबर पर फ़ोन भी कर रहा था, लेकिन उसने शायद इब्राहिम का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो आज जब 4 माह गुजरने पर भी मिन्हा से नहीं मिल सका तो चाचू के घर आ ही गया था। इत्तेफाक से चाचू और बासित मौजूद ना थे। चाची, मिन्हा है घर पर? इब्राहिम ने सलाम दुआ के बाद पूछा। हाँ बेटा, खैरियत, कोई काम है? ऐसा पहली बार हुआ था कि इब्राहिम मिन्हा से या किसी से भी मिलने चाचू के घर आया हो। जी चाची, कुछ काम था। हाँ, ऊपर है अपने कमरे में, मैं बुलवाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ऊपर चला जाता हूँ। वो ज़ारा चाची से कहता सीढ़ियाँ चढ़ता गया और दरवाजे पर दस्तक दी। मिन्हा ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खोला और उस सामने इब्राहिम को देखकर हैरान हुई। आप? इब्राहिम अंदर आ गया। कहाँ हो तुम इतने दिनों से? इब्राहिम ने पूछा। यहीं हूँ। मिन्हा का अंदाज रूठा हुआ ही था। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं आई हमारी तरफ? इब्राहिम जेबों में हाथ डाले पूछ रहा था। आती हूँ वहाँ जब आप नहीं होते, और आप तो अक्सर ही नहीं होते। मिन्हा ने लगे हाथों शिकवा भी कर ही दिया। वो हाथ बांधे खड़ी थी। अच्छा, मेरे जाने के बाद आती हो? क्यों? क्या मुझसे पर्दा है? काम बोले कैसे याद आ गई मेरी। मिन्हा ने नाक सिकड़ कर कहा। मिन्हा, ये ठीक नहीं है। इब्राहिम ने कहा। अच्छा फिर ठीक क्या है, आप ही बता दीजिए। मिन्हा प्लीज़ ऐसे ना करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मिन्हा इधर देखो मेरी तरफ। आप जाइए, मैं फिर बात करूँगी। मिन्हा ने कहा तो इब्राहिम सांस भरकर रह गया। इब्राहिम के जाने के बाद मिन्हा की उदासी में इजाफा ही हुआ था। उसके वहाँ आने से मिन्हा को मालूम हुआ था कि वो जिस कैफियत से गुजर रही थी अकेली नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये सब ठीक नहीं था। शायद यूँ तो वो इब्राहिम सगे चचाजाद थे, लेकिन मिन्हा अच्छी तरह जानती थी कि इब्राहिम की क्या पोजीशन है उसकी फैमिली के सामने, और वो कभी मरकर भी अपने बाबा और भाई के ख़िलाफ़ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन दिल भी तो कहाँ सुनता था, वो अपनी ही मनमानी करने का आदी है। वो पहरों सोचती रहती, लेकिन कोई हल नज़र नहीं आता था। मिन्हा ना ही बड़े अब्बा के घर गई और ना ही इब्राहिम को अनलॉक किया और ना ही कोई बात की। इब्राहिम रोज़ मिन्हा के लॉन में चक्कर लगाता कि शायद वो नज़र आए। फूफो भी अक्सर उसके साथ होती। बेटा आजकल बड़ी पाबंदी से वॉक हो रही है, वो भी चाचू के लॉन में। वासिक ने इब्राहिम से कहा तो वो सिटपटा गया। उसके यूँ अचानक पूछने पर उसने खुद को संभाला। हाँ, वहाँ रात की रानी लगी हुई है, बहुत अच्छी महक है, वही ले जाती है। इब्राहिम ने मुसलसल वासिक को घूरते हुए जवाब दिया था। अम्मा जान, वो रात की रानी घर ले आए। वासिक कहाँ उसे डरने वाला था, कहता हुआ बाहर निकल गया। इब्राहिम वासिक की इतनी साफ बात सुनकर फ़ौरन वहाँ से खिसक गया और बड़ी अम्मी उसे हैरानी से देखती रह गईं। बहुत जो मैंने बात थी, वो बच्ची नहीं थी कि ना समझती कि क्या कह के गया है ये लड़का। मिन्हा, इब्राहिम को मुश्किल में मत डालो। वासिक ने मिन्हा को मैसेज किया। कैसी मुश्किल? यार वो रोज़ रात को तुम्हारे लॉन में आता है, उससे बात कर लो, नहीं तो ये बात उसके लिए मुसीबत का बाइस बन सकती है। वासिक ने कहा तो मिन्हा ने सर पकड़ लिया। मिन्हा ने बहुत सोचा, लेकिन अब उसके लिए इन सब बातों और ख़ासकर इस मोहब्बत से पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो चुका था। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो आज बहुत दिनों बाद मुस्कुराई थी। तबीयत पर छाई खुद साख्ता बंदिश खोल उतरा तो वो थोड़ी बशाश हुई। इब्राहिम भी परेशान था। आज वो निकसिक से तैयार होकर खासकर बड़े अब्बा की तरफ आई तो सेटिंग में ही सब मौजूद थे। वो सबसे मिली और एक तरफ बैठ गई। इब्राहिम भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसने मिन्हा को आंख उठाकर भी ना देखा। वो मिन्हा की इतने दिनों की बेरुखी से खफा था। शायद मिन्हा ने उसे कनखियों से देखा। इब्राहिम हनूज इंठा बैठा था। मिन्हा बार बार उसे देख रही थी। इब्राहिम कुछ देर बाद बगैर मिन्हा को देखे वहाँ से चला गया। मिन्हा बेचैन हो गई। अब उसका वहाँ दिल लगना मुश्किल था। काफ़ी देर तक इब्राहिम वापस नहीं आया तो वो भी वहाँ से अपने घर की तरफ आ गई। वो छत पर था। मिन्हा उसे खड़े देख लिया तो वो जानती थी वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। मिन्हा ने इब्राहिम को अनलॉक कर दिया था, लेकिन मैसेज करने से ख़ुद को बाजी रखा। अब वो क्या करे? उसके जहन में एक ख्याल आया तो वो खुद ही मुस्कुरा दी। वो गुलाबी ट्यूलिप और शॉर्ट कुर्ती में मलबूस थी। उसने अपने सफ़ेद जोगर्स पहने, दुपट्टे को शाने से लेकर कमर के गिर्द बांधा। मामा क्यों ना हम वॉक करें? उसने तैयार होकर अपनी मामा को साथ लिया और लॉन में आ गई। वहाँ फूफो और इब्राहिम पहले से मौजूद थे। वो लोग साथ साथ ऐसे चलने लगे कि मामा और फूफो एक साथ हो गई और इब्राहिम और मिन्हा एक साथ। वैसे कल आपका गुस्सा देख मैं तो समझी कि आप नहीं आने वाले आज, मिन्हा ने इब्राहिम को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, इसीलिए तुम आई हो आज? इब्राहिम अब थोड़ा पिघल चुका था। उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो ट्राउज़र और टी शर्ट में मलबूस अपने लंबे बालों पर हेयर बैंड लगाए हुए था। मिन्हा ने सांस भरकर उसे देखा। काम देखे हैं आपने अपने?
मिन्हा ने बगैर किसी तमहीद के कहा था। केस स्टडी किया है मैंने आपका, मिन्हा ने बहुत धीरे से कहा। अच्छा, बस मेरा? इब्राहिम का लहजा मैनीखेज था। ये कहकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। हमारा? मिन्हा ने भी इब्राहिम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सब आपके खिलाफ हैं, अच्छी खासी दुश्मनी पाल रखी है आपने मेरे घर में। सब कैसे होगा ये सब? मिन्हा बोलते हुए दोबारा चलने लगी थी। अच्छा, तो इतने महीनों से इन सब बातों पर गौर हो रहा था? जी, यही समझ लें। मिन्हा, तुम खामखा इतने दिन परेशान खुद भी रही और मुझे भी रखा। मुझसे कहती तो एक बार, सब ठीक भी हो सकता है, ये सोचो। इब्राहिम ने मिन्हा को तसल्ली दी थी। अच्छा, वो कैसे? मिन्हा ने पूछा। कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं मसलन, इब्राहिम कहकर सोचने लगा। मैं बताती हूँ मसलन। मिन्हा ने कदम रोके, इब्राहिम की तरफ मुड़ी और उसके सर से उसका हेयर बैंड उतारा। मसलन यहाँ से शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपने बाल कटवाएंगे, जो सबसे ज़्यादा बुरे मेरे बाबा को लगते हैं। नॉट फेयर, मैं 1 साल से पहले बाल नहीं कटवाने वाला, इब्राहिम ने साफ कहा। अच्छा चले, फिर आगे तब बात होगी जब। मिन्हा ने इब्राहिम के बालों की तरफ इशारा किया। चलो, यानी कभी बात नहीं होगी, इब्राहिम ने मिन्हा को गौर से देखते हुए कहा। देखते हैं। बड़े इत्तमाद और अदा से ये कहकर मिन्हा आगे बढ़ गई और इब्राहिम मिन्हा को जाते हुए देख रहा था और मुस्कुराता रहा। वासिक ने सामने से आते इब्राहिम को पूरा मुंह खोलकर देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। ये वो क्या देख रहा था? बड़े अब्बा की भी इब्राहिम पर नज़र पड़ी थी। पहले तो वह हैरान हुए, फिर उन्होंने अपनी सुनहरी फ्रेम की ऐनक के पीछे से अपने सबसे लाडले और बिगड़े शहजादे को देखा। क्या बात है बरखुरदार, ये अगले साल का रोज़ा कैसे टूट गया? वैसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबकी दिली आरज़ू पूरी कर दी जाए। वाह, क्या बात है अब्बा जान, दिली आरज़ू, वो भी किसकी? हमारी, वासिक शोखी से बोला तो इब्राहिम ने उसे आंखें दिखाईं। बताओगे किसने ये हुक्म जारी किया था? इब्राहिम ने पास बैठे वासिक को अपना पाँव ज़ोर से मारा। अब्बा जान का सारा ध्यान सियासत की उतरती चढ़ती सूरत हाल की जानिब था, सो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इब्राहिम ने सेल्फी बनाकर मिन्हा को व्हाट्सएप कर दी थी। मिन्हा ने देखकर उसे जवाबी टेक्स्ट किया। हाँ ठीक है, अब आपका दूसरा टास्क है बासित भाई से ताल्लुकात को बेहतर बनाना, समझे आप? जब तक मुझे आप दोनों दोस्त नज़र ना आए, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, ओके? मिन्हा ने बगैर कोई तारीफ़ किए उसको टास्क तो भेज दिया। इब्राहिम ने बगैर कोई जवाब दिए फ़ोन साइड पर रखकर ठंडी आह भरी थी। पुरसुकून कदरे ठंडे से दिन तलू होना शुरू हुए तो सबने देखा हर वक्त शोला सिफ्त बना इब्राहिम भी बहुत ही ठंडा सा नज़र आने लगा। उसकी तबीयत में एकदम ठहराव सा आ गया। बासित से अगरचे उसकी गहरी दोस्ती होना तो नामुमकिनात में से था, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे से उनके दरमियान कोई तल्ख कलामी भी नहीं हुई थी। मिन्हा अपने घर तक महदूद रहती, वो फ़ोन पर भी इब्राहिम से रब्ता नहीं कर रही थी। कभी कभी इब्राहिम उलझन का शिकार होता, लेकिन उसे ये इम्तिहान सर करना था, सो वो बड़े सब्र से ये दिन काट रहा था। मिन्हा क्या है यार, बात तो करो, कम अज़ कम कभी शक्ल ही दिखा दिया करो। एक दिन इब्राहिम ने बहुत तवील इंतज़ार के बाद मिन्हा को पिछले लॉन में जाता देखा और फ़ौरन उसके पीछे लपका था। मिन्हा इब्राहिम की आवाज़ पर चौंकी और पलटी। अच्छा क्या करूं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके साथ ज़बरदस्त सा अफेयर चलाऊं? इब्राहिम मिन्हा को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। वो मिन्हा को समझने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम, आप अच्छे हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं, मेरे फर्स्ट कज़न हैं, फिर भी मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा। बस मुझे हमेशा अपने घर से दूर जाने से डर लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं और जाने से अच्छा है यहीं रह जाऊं। मिन्हा ने आंखें घुमाकर इब्राहिम को शरारत से देखा। इब्राहिम मिन्हा की ये सारी बातें सुनकर शौक में खड़ा था। बस या कुछ और ये कि आप मुझसे कम अज़ कम 40 कदम दूर रहा करें जब तक हमारे माँ बहन कोई रिश्ता कायम नहीं हो जाता। अच्छा, और ये रिश्ता कैसे कायम होगा? इब्राहिम ने अब्रू उठाकर मिन्हा को देखा था। वो बुरा मान गया था। इब्राहिम, आपको बुरा लगा, लेकिन आप ठंडे दिल से सोचें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। हम एक दूसरे के लिए हैं, हम जानते हैं ना, फिर ज़रूरी है कि यूँ छुप छुप कर मिला जाए। क्या ये मुनासिब बात है, बताइए? इब्राहिम खामोशी से सुन रहा था। शायद मिन्हा ठीक ही कह रही थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को खड़े देख रहे थे। मोहब्बत उनके गिर्द खामोश पुरसुकून नदी की मानित बह रही थी। इब्राहिम किसी कीमत पर भी मिन्हा को खोना नहीं चाहता था। सोचने को तो इंसान लाखें बातें सोचता है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंसान जो चाहता है वो पा लेता है। हालात हमारे ख़यालात के ताबे कहाँ होते हैं, और जब किस्मत ही साथ नहीं देती तो वो भी होता है जिसका गुमान भी इंसान को नहीं होता। ऐसा ही कुछ मिन्हा और इब्राहिम के साथ होने वाला था, या शायद इससे भी बुरा। आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। बासित आज बहुत खुश था। कुछ दिन बाद उसका अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने वाला था। क्लब के कुछ मेंबरान बासित की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से बहुत मुतासिर थे और उन्होंने बासित को पूरी टीम के सामने ना सिर्फ सराहा था, बल्कि कौमी टीम में शमूलियत की यकीन दहानी भी करवाई थी। सिर्फ बासित और कोच को ही नहीं, उनकी पूरी अंडर 19 टीम को तवक्को ही नहीं, यकीन था कि बासित ज़रूर मुंतखब हो जाएगा।
काफ़ी दिनों को थका देने वाली सख्त प्रैक्टिस और मेहनत के बाद इन लोगों का इरादा आज शाम को तफरीह करने का था। क्लब में सभी मौजूद थे। इब्राहिम शाहजेब का सर्कल भी मौजूद था। इब्राहिम क्रिकेट खेलता ज़रूर था, लेकिन उसका जुनून कुछ और था। लेकिन शाहजेब को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का जुनून था और वो जानता था कि कोई हो ना हो, बासित ज़रूर अंडर 19 में मुंतखब हो जाएगा। ये बात शाहजेब के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो मुंतखब होता या नहीं होता, लेकिन बासित को सिलेक्ट होता देखना, ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद जब बासित ने मजाक में शाहजेब और उसकी एक क्लास फेलो की वीडियो वायरल की थी। शाहजेब ने एक घिनौना मंसूबा जहन में बनाया हुआ था, जिसके लिए वो इब्राहिम को इस्तेमाल करने वाला था। इब्राहिम नहीं जानता था कि छोटी मोटी रंजिश रखने वाले बासित और शाहजेब के दिलों में एक दूसरे के लिए इस कदर तलखी थी। शाम में वो लोग क्लब में जमा थे तो शाहजेब ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम फार्म हाउस चलते हैं। नहीं यार, वीकेंड पर रखते हैं। इब्राहिम अभी जाने के लिए तैयार नहीं था। आजकल वो कोशिश करता था कि बिलवजह घर से देर से ना जाए। नहीं यार, वीकेंड पर बिज़ी हूँ। बासित को लेकर चलते हैं, उसे ट्रीट देनी है, शाहजेब ने बड़े आराम से कहा। इब्राहिम ने बेयकीनी से शाहजेब को देखा। तबीयत ठीक है? इब्राहिम हैरान हुआ। हाँ, कल उसका सिलेक्शन होगा तो ये कन्फर्म है, क्यों ना उसको ट्रीट दें, शाहजेब ने कहा। तो इब्राहिम ने कंधे उचकाए। वो तो दिल से ये चाहता था कि उनकी ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए और वो लोग दोस्त बन जाएं। तो पूछ ले, मना नहीं करेगा, शाहजेब ने कहा। तो इब्राहिम असबात में सर हिलाते बासित के पास आया। बासित और इब्राहिम के ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर हो चुके थे। बासित, फार्म हाउस जा रहे हैं हम लोग, चलेगा तू? इब्राहिम ने पूछा तो बासित ने मुस्कुराकर उसे देखा। कैसे? खैरियत? मुझे क्यों लेकर जाना है तुम लोगों ने? शाहजेब तुझसे दोस्ती करना चाहता है, सब बातें भुलाकर। इनफैक्ट कह रहा था कि तेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा लाजमी, फिर कहाँ हमें तू लिफ्ट करवाएगा। इब्राहिम ने बहुत साफ दिल से कहा था। बासित ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया और इब्राहिम ने थाम लिया। इस वक्त तक बासित के दोस्त जा चुके थे। इन दोनों को एक साथ आते देख शाहजेब खड़ा होगा और उठकर बासित से हाथ मिलाया। बासित बहुत खुश था, सो खुशदिली से मिला। अब वो 7-8 लड़के फार्म हाउस की तरफ रवां दवा थे। वो वहाँ पहुँचे तो डिनर का वक्त हो ही गया था। शाहजेब ने डिनर अरेंज कर रखा था। खाने से फरागत के बाद शाहजेब और आज़र काफ़ी देर अंदर कमरे से बाहर नहीं आए तो इब्राहिम उन्हें देखने अंदर चला गया। नहीं, सिर्फ बासित को। शाहजेब और आज़र बात कर रहे थे जब इब्राहिम ने उन्हें बात करते सुन लिया। ये क्या बकवास है शाहजेब? इब्राहिम ने उनकी बातें सुन ली थी। तू क्या समझा? मैं उसे यहाँ दावत खिलाने लाया था। उसने जो मेरी और लैला की वीडियो वायरल की थी, मैं भूला नहीं हूँ। शाहजेब की बात सुनकर इब्राहिम का सर घूम गया। बकवास बंद करो शाहजेब, वो यहाँ मेरे कहने से आया है। तुम में से कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। मैं उसे अभी यहाँ से लेकर जाऊँगा। इब्राहिम वापस मुड़ ही रहा था कि शाहजेब और आज़र ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह मारने लगे। अंदर से उसके गार्ड्स भी आ गए थे। इब्राहिम एक था और वो लोग 4। वो मुसलसल मार रहे थे कि एक लड़के ने इब्राहिम को इंजेक्शन लगाया और वो बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने बासित को बुरी तरह मारा, इतना कि उनका मुश्तरका दोस्त अयान अगर उन्हें ना रोकता तो शायद वो मर ही जाता। बासित बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। शाहजेब ने उससे अगले पिछले सारे बदले ले लिए थे। उसको अस्पताल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, एक लड़के ने कहा। तो शाहजेब ने अपने गार्ड को पैसे देकर कहा कि इसे अस्पताल छोड़ दे। इब्राहिम वहीं बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ तो उसका सर घूम गया। उसने देखा फार्म हाउस खाली पड़ा था। उसने गार्ड से सबके बारे में पूछा तो उसने बताया सब जा चुके हैं। उसको फिर भी कहीं यकीन था कि शाहजेब ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत नहीं किया होगा। वो बमुश्किल घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि बासित अस्पताल में है। वो मुसलसल शाहजेब को कॉल कर रहा था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। बासित को 2 दिन के बाद होश आया था और उसकी सिलेक्शन का दिन निकल गया था, बल्कि वो बुरी तरह इन्फेक्ट भी हो गया था। अगले 1 साल तक वो क्रिकेट खेल ही नहीं सकता था। उसका कैरियर बनने से पहले ही तबाह हो गया था। इब्राहिम को इस बात का शदीद रंज पहुंचा था। बासित बुरी तरह से ज़ख्मी था। कोई शख्स उसे हॉस्पिटल छोड़ गया था। हॉस्पिटल से घर फ़ोन आया तो घर में एक भूचाल सा आ गया। चाचू, वासे, मिन्हा, ज़ारा सभी शदीद परेशानी में अस्पताल के लिए दौड़े थे। या अल्लाह खैर रखना मेरे मौला। फुप्पो की परेशानी भी हद से सिवा थी। वो मुसलसल तस्बीह पढ़ रही थी। 1 घंटे के बाद अस्पताल से फ़ोन आया था। बासित को होश आ गया था, लेकिन उसके सर और टांगों को बुरी तरह चोटें आई थीं। किसी ने बहुत बेदर्दी से पीटा था। वो इस वक्त बोलने की हालत में नहीं था। मिन्हा का रो रो कर बुरा हाल था। बासित उसका सबसे बड़ा भाई था। वो गुस्से में बिल्कुल अपने बाबा की कॉपी था। 2 दिन गुजरने के बाद बासित की हालत में कुछ सुधार आया था। वो अब अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा था ताकि अपने साथ गुजरने वाले सानिये का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा सके। मिन्हा वहीं थी, तभी इब्राहिम अंदर दाखिल हुआ। बासित ने इब्राहिम को देखा। वो बहुत नडहाल सी हालत में था और बहुत परेशान दिखाई देता था। मिन्हा ने उसे बैठने के लिए कहा। किस लिए आए हो यहाँ? इब्राहिम बासित को देखने उसके सराहने आया तो बासित उठने की कोशिश करते हुए बोला, ये देखने आए हो कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया हूँ?
या उस तुम्हारे दोस्त ने भेजा है देखने के लिए कि दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो सकता हूँ या नहीं। इब्राहिम इस सब की तवक्को नहीं कर रहा था, हालांकि वो इस वक्त पर मौजूद नहीं था। फिर भी बासित इब्राहिम से बुरी तरह नाराज़ था। बासित प्लीज़ मेरी बात सुनो। इब्राहिम ने खिलाफ तवक्को अपने मिजाज के बरक्स बात नरमी से कहा था। क्या सुनूं? तुम सब मिले हुए हो, ये सब सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। तुम लोग नहीं चाहते थे कि मैं टूर्नामेंट में हिस्सा लूं, इसलिए मेरा पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया तुम लोगों ने। बासित प्लीज़ ऐसा नहीं है, कम अज़ कम मैं। इब्राहिम की बात अधूरी रह गई जब मिन्हा ने उसे टोका। इब्राहिम प्लीज़ अभी आप जाइए यहाँ से। मिन्हा असल बात तो नहीं जानती थी, लेकिन ये सुनकर सदमे की हालत में थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इब्राहिम ही बासित की इस हालत का जिम्मेदार होगा। मिन्हा ने कहते हुए ज़ख्मी निगाहों से बासित को देखा था। इब्राहिम ने मिन्हा के चेहरे के तासरात देख लिए थे। अब वो बासित को भूलकर उसे देख रहा था। मिन्हा प्लीज़ मेरी बात सुनो। इब्राहिम ने पस्त लहजे में मिन्हा को पुकारा था। नहीं सुनेगी ये, जाओ यहाँ से, बासित गुस्से से बोला था। इब्राहिम ने दुख और शिकायत भरी नज़र पहले बासित और फिर मिन्हा पर डाली और वहाँ से निकल गया। भाई रिलैक्स, बासित कह रहा था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार इब्राहिम है। वो एक बार फिर इब्राहिम से ज़रूर पूछेगी कि बासित की बात में कितनी हकीकत है। वो बार बार अपने आंसू पहुँच रही थी। कितना समझाया था इब्राहिम को कि दूर रहे शाहजेब से, लेकिन आखिरकार इब्राहिम ने खुद को एक संगीन सूरत हाल में फंसा ही लिया था। वो ये सब सोच रही थी कि उसका साइलेंट पर रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इब्राहिम कॉलिंग जगमगा रहा था। मैं घर जाकर बात करूंगी, मिन्हा ने लाइन काट कर उसको टेक्स्ट किया। इधर इब्राहिम शदीद कशमकश में था। परसों जब ये हादसा हुआ वो वहीं मौजूद था, लेकिन उसने सोचते हुए अपने दोनों हाथ बालों में फंसा लिए थे। अयान, वो वहाँ सीधा अपने और शाहजेब के मुश्तरका दोस्त अयान के घर आया। अयान अच्छा लड़का था। अयान अयान, इब्राहिम उसके घर के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था। अयान फ़ौरन बाहर निकल आया। इब्राहिम उससे पूरी बात जानना चाहता था, इसलिए तहम्मुल से बात कर रहा था। इब्राहिम रिलैक्स, सुकून से बात सुनो। अयान उसका जारहाना अंदाज देखकर बोला था। मुझे बताओ क्या हुआ था। इब्राहिम ने गुर्रा कर कहा था। वो अपना बदला लेना चाहता था। बासित ने जब शाहजेब और उसकी क्लास फेलो की वीडियो वायरल की थी तो वो ये बात भूला नहीं था। डैमिट, जिससे बदला लेना था लेता, मुझे क्यों इस्तेमाल किया इस सब में। वो चिल्लाया। तेरे बगैर वो आता नहीं इसलिए। इब्राहिम ने आओ देखा ना ताओ अयान का गिरेबान पकड़ लिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को दोस्त कहते हुए। ये दोस्ती है। मेरी पीठ में छुरा घोंपा तुम लोगों ने, कभी माफ़ नहीं करूँगा। इब्राहिम ने उसे झटके से छोड़ा। वो दूर जाकर गिरा था। इब्राहिम, मुझे नहीं मालूम था वो इस हद तक चला जाएगा। मैंने उसे बहुत रुका था, बल्कि हम सब ने, उसने हमें भी धोखा दिया। इब्राहिम रुक, मैं बासित से कहता हूँ, भाड़ में जा तू, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। इब्राहिम कहते हुए वहाँ से निकला था। अयान को अब बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब बासित को होश आया और उसने पूरे ख़ानदान के सामने बताया तो इब्राहिम वहाँ मुजरिम बना खड़ा था। सबकी मलामती निगाहें उस पर टिकी थीं। वो खुद पर बात अपने अब्बा की पहले ही बता चुका था। वो भी उससे नाराज़ थे, गो कि उन्हें भरोसा था कि इब्राहिम को ट्रैप किया गया है, लेकिन फिर भी वो इब्राहिम से खफा थे, क्योंकि वो उसे बारहा समझा रहे थे कि शाहजेब से दोस्ती छोड़ दे। लेकिन इब्राहिम कभी उनकी बात को खातिर में नहीं लाया और बरमला दोस्ती का राग अलापता रहा। और अब उसी दोस्ती के हाथों वो इस कदर रुसवा और जलील हो रहा था कि बचाव की कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। उसके अब्बा को अपने भाई और भतीजे के सामने शर्मिंदगी और सुबकी महसूस हो रही थी। चाचू को पता लगा तो वो इब्राहिम से बहुत बुरी तरह पेश आए। कोई उनके सामने उफ नहीं कर सका, क्योंकि उसकी गलती सबको नज़र आ रही थी। इब्राहिम चुपचाप सुनता रहा। मैं पुलिस केस करूँगा। अदिल चाचू का दिल कहाँ ठंडा होता, उन्होंने मज़ीद कहा। और भाईजान, इब्राहिम का नाम भी आएगा। इन्हें कोई शर्मिंदगी ना थी और फिर वाकई उन्होंने FIR कटवा दी थी। उसमें इब्राहिम का नाम भी था। वो तो बड़े अब्बा ने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाई थी। इक़दाम कत्ल का केस इन 7 दोस्तों के नाम दर्ज हुआ था। इब्राहिम परेशान ज़रूर था, लेकिन उसे मिन्हा की फ़िक्र थी। वो इब्राहिम से बात ही नहीं कर रही थी। वो एक बार उससे सुनना चाहता था कि उसे इब्राहिम पर यकीन था कि वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन इब्राहिम का ये भ्रम उस दिन टूटा जिस दिन मिन्हा उसे बड़ी मुश्किल से फुप्पो के घर में नजर आई। वो फुप्पो के कमरे में बैठी हुई थी। फुप्पो शायद वॉशरूम में थी। मिन्हा, मेरी बात सुनो, इब्राहिम ने उसे देखते ही कहा था। मिन्हा ने चौंक कर इब्राहिम को देखा और वहाँ से जाने लगी। मिन्हा प्लीज़, कितनी सज़ा दोगी, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, सफाई का मौका तो दो। इब्राहिम ने जाते हुए मिन्हा की कलाई पकड़ी तो वो तड़प उठी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात भी करने की। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। आपने सोचा भी कैसे कि आप मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे और मैं आपसे प्यार की पींगें बढ़ाऊंगी। मिन्हा, मेरे एतबार करो प्लीज़। मैंने कुछ नहीं किया, आपका एतबार करूं क्यों? आपसे मेरी एक बात मानी नहीं गई। मैंने कहा था कि आप उस इंसान से दूर रहें जो मेरे भाई का दुश्मन है, हमारे ख़ानदान का दुश्मन है, और आपसे भी तो दुश्मनी निभाई आपके दोस्त ने। मिन्हा प्लीज़, मिन्हा रास्ता दीजिए। इब्राहिम शदीद मजमल था और मिन्हा बज़िद। फुप्पो बाहर निकली तो दोनों को यूँ देखकर हैरान थी।
प्लीज़ इसको समझाएं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। और फूफो सब भूलकर इब्राहिम को यूं मिन्हा के लिए परेशान देखकर हैरान रह गईं। वो एक लम्हे में समझ गई थी कि इब्राहिम और मिन्हा के माँ बहन क्या मामला है। उन्हें इब्राहिम की हालत पर तरस आया, जबकि मिन्हा इतने गुस्से में थी कि वो फूफो की बात भी सुनने को तैयार ना थी। इब्राहिम, मिन्हा रुको बेटा, इधर आओ मेरे पास। फूफो ने दोनों को अपने पास बुलाना चाहा। फूफो प्लीज़ इसे समझाएं, सिर्फ इसको नहीं सबको समझाएं, मैं ऐसा क्या करूँगा? इब्राहिम बेबसी से बोला। इब्राहिम, आप ठीक हैं या गलत? अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप गलत नज़र आ रहे हैं। कौन है जो गवाही देगा कि आपने ये नहीं किया, और यकीन कौन करेगा? मिन्हा सबको छोड़ो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम बताओ क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? इब्राहिम ने बेताबी से पूछा। मिन्हा 2 कदम और उसके नज़दीक आई। इब्राहिम, अब इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको क्या समझती हूँ, फ़िलहाल तो आप मुझे भूल जाएं। मिन्हा का लहजा सपाट और आंखें सुर्ख थीं। मिन्हा ऐसे ना करो, ऐसे ना कहो। इब्राहिम ने फूफो की मौजूदगी की परवाह न करते हुए उसका हाथ पकड़ा था। इब्राहिम प्लीज़। मिन्हा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो इब्राहिम ने गिरफ्त और मजबूत कर ली। मुझसे कहकर जाओ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान सब ठीक है, कहकर जाओ। फूफो। मिन्हा ने मदद तलब नज़रों से फूफो को देखा। इब्राहिम छोड़ दो बेटा, इसे जाने दो। किसी ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो एक और क़यामत खड़ी हो जाएगी। इब्राहिम ने बवक्त मिन्हा का हाथ छोड़ा। मिन्हा फ़ौरन वहाँ से चली गई। वो इब्राहिम से दूर होती जा रही थी। वो जहाँ देखती इब्राहिम मौजूद है, गैर महसूस तरीके से वो वहाँ से हट जाती। मिन्हा ने घर से निकलना भी कम कर दिया था। वासिक और फूफो के अलावा किसी को इल्म नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ है। इब्राहिम के सारे नंबर मिन्हा ने ब्लॉक कर रखे थे। इब्राहिम ने कभी उसे कॉल करने की कोशिश भी नहीं की थी। अल्लाह अल्लाह करके इस वाक़ये पर वक्त की धूल पड़ी तो मामलात कुछ बेहतर हुए, लेकिन ये सिर्फ उनको ऐसा लग रहा था कि तमाम मामलात ठीक हो गए हैं। हालात की संगीनी का तब इल्म हुआ जब अपनी शरीक हयात राबिया बेगम के कहने पर रोहेल साहब ने अपने छोटे भाई अदील से मिन्हा के लिए इब्राहिम के रिश्ते की बात की। अदील साहब ने बगैर किसी लगी लिपटी के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। रोहेल साहब और राबिया बेगम बहुत मायूस नज़र आ रहे थे। वो मिन्हा के लिए इब्राहिम की पसंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। रोहेल शाह और राबिया बेगम ने बहुत कोशिश की कि अदील को मनाने की, लेकिन बेसुध साबित हुई। मिन्हा और इब्राहिम जुदा हो गए थे, कभी ना मिलने के लिए। मिन्हा अपनी फैमिली का साथ देकर घर वालों की नज़रों में तो सुरखरू हो गई थी, लेकिन एक दिन पहले मिन्हा की मायों वाले दिन जो हुआ, इब्राहिम को जो दुख उसने दिया था, वो कैसे खुद को संभाल पाएगा, ये सोच सोच कर उसे खुद भी शदीद रंज था। अब अपने दिल पर यह बोझ लेकर उसे ज़िंदगी भर जीना था। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी अमेरिका रवानगी थी। उसके ससुराल वाले उसे सी ऑफ करने आए थे। मिन्हा की फैमिली भी थी। फिर भी मिन्हा की निगाहें पलट पलट कर उस शख्स को खोजती थीं जिससे अब उसका कोई रिश्ता बाकी ना रहा था। मिन्हा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर भेजा था। सब घर वाले तो वहीं मौजूद थे, फिर दिल किसके लिए हुमक हुमक कर घर की दहलीज से लिपटा जाता था। उसके कदमों ने कुछ दिन पहले वो दहलीज छोड़ दी थी, लेकिन मिन्हा का दिल, क्या उसका दिल कभी वो दहलीज छोड़ पाएगा? मिन्हा के रुखसत होने के बाद इब्राहिम की हालत दीवानों जैसी ही थी। वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन जी रहा था। उसे घर के कोने कोने में मिन्हा दिखाई देती। उसकी माँ, अब्बा, भाई सब उसके लिए परेशान हो गए थे। इब्राहिम को लगता जैसे उसके इर्द गिर्द कोई तमाशा सा लगा हो, जिसका मरकज़ी किरदार वो खुद था। लेकिन वक्त कितना ही खटन क्यों ना हो, वक्त को गुजरना था और गुजरता ही गया। बस ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त गुजरता है, ठहरता नहीं। शुक्र है कि वक्त गुजरता है। कुछ अरसे बाद जैसे तैसे इब्राहिम ने खुद को संभाला और उसने सोचा कि अब वो इस घर में नहीं रहेगा। इब्राहिम हमेशा अपने भाई की तरह आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता था। बस फिर उसने फ़ौरन मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। इब्राहिम अमेरिका आया तो बदले हुए माहौल, पढ़ाई की मसरूफियात और नए दोस्तों के दरमियान काफ़ी हद तक बहल गया था। लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी भी शायद डगर पर आ ही जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पाकिस्तान से खबर आई कि चाचू को उनके मुखालिफिन ने इंतकाम का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे, इब्राहिम को शदीद दुख ने आन घेरा। फुप्पो ने इब्राहिम को ख़ास तौर पर फ़ोन करके हिदायत दी थी, इब्राहिम तुम्हें ये खबर ख़ुद मिन्हा को जाकर देनी है। अगर उसको कहीं और से पता चला तो वो बहुत परेशान होगी। लेकिन फुप्पो, मैं 3 दिन पहले ही तो गया था मिन्हा को आपका भेजा सामान देने। मुझे अच्छा नहीं लगता उसके घर जाना, प्लीज़। इब्राहिम ने साफ गोई से काम लिया। इब्राहिम 3 दिन पहले पाकिस्तान से आया था और घर वालों ने मिन्हा के लिए चीज़ें भेजी थीं। वो वही देने मिन्हा के घर गया था और अब इतनी जल्दी दोबारा जाना नहीं चाहता था। बेटा, मौका ही ऐसा है कि तुम्हें करना पड़ेगा। फिर नहीं कहूँगी, फुप्पो ने बड़ी आस से कहा तो वो खामोश हो गया। फ़रहान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ आज उसको यहाँ से निकालें। मिन्हा ने बेबसी से घर में दाखिल होते जैक को देखा। ठीक है, कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, फ़रहान ने जैक से कहा और मिन्हा की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे दिल को? फ़रहान का अंदाज़ तीखा था। फ़रहान, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दम घुट रहा है। मिन्हा ने दोनों हथेलियों से सर को दबाते हुए कहा।
मालूम नहीं खून की कशी थी या छठे हिस्स, आज सुबह से उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। इससे पहले कभी मैंने एतराज़ किया है जैक के आने पर? नहीं ना, लेकिन आज इसे निकालें। देखो, कोई और दिन होता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन आज जैक रात की फ़्लाइट से कनाडा जा रहा है पूरे 6 माह के लिए। मैं आज उसे मना नहीं कर सकता। तुम आराम करो, स्ट्रेस ना लो, बल्कि स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाओ। हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फ़रहान ने मसले का हल निकाला। नो फ़रहान, नो, आज नहीं प्लीज़। अगर आज उससे मिलना इतना ज़रूरी है तो कहीं बाहर चले जाओ। मिन्हा ने खुद को संभालने की कोशिश करते कहा। क्यों, क्या है आज ऐसा, बताओगी? फ़रहान ने फिर उस पर चोट की। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। इब्राहिम दरवाज़ा खुला देख अंदर आ चुका था और अब बाहर खड़ा दस्तक देकर अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। इब्राहिम को कतई अंदाज़ा ना था कि यहाँ क्या सूरत हाल होगी। ओह अच्छा, इसलिए मुझे बोल रही थी। फ़रहान ने इब्राहिम को देखकर होंठ सिकुड़ते हुए कहा। इब्राहिम उसकी बात और अंदाज समझ ना सका। उसने मिन्हा को देखा। मिन्हा की रंगत इब्राहिम को यूं देख जर्द पड़ गई थी। मिन्हा, क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। इब्राहिम मिन्हा को यूं देखकर बहुत फिक्रमंद हो गया था। वो समझा शायद मिन्हा को वो बात मालूम हो गई थी जो वो उसे बताने आया था। वाह, क्या केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच। शक्ल देखते ही तबीयत का अंदाज़ा हो गया। फ़रहान तंज किए बगैर ना रह सका। मिन्हा, क्या बात है? ये फ़रहान ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? इब्राहिम ने नासमझी से सवाल किया। 2 दिन पहले तो वो बहुत खुश इखलाक़ी से इब्राहिम से मिला था और आज यूँ। इब्राहिम, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, प्लीज़, मिन्हा ने मुश्किल से कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकत इब्राहिम के सामने आए। इब्राहिम कुछ कहते कहते रुक गया। वो भी मिन्हा को परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही उसकी ज़िंदगी में दखल देना चाहता था। क्यों भेज रही हो? मैं चला जाता हूँ बाहर। फ़रहान बदतमीज़ी से बोला। क्या हुआ है फ़रहान, की तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मसला है? इब्राहिम फ़रहान की बात सुनकर जाते जाते रुक गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आराम से बात कर सकते हैं। इब्राहिम ने खुद को बहुत कंपोज और नॉर्मल करते कहा। इब्राहिम, आप जाइए, छोड़िए इसे प्लीज़। मिन्हा फिर बोली। तुम दोनों की इतनी मोहब्बत तुम्हारे घर वालों ने कबूल क्यों नहीं की? मेरी समझ से बाहर है। फ़रहान बाजी नहीं आ रहा था। उनकी मेहंदी पर इब्राहिम के वहाँ आने वाली बात किसी से मुश्तरका फैमिली फ्रेंड ने ये बात फ़रहान तक पहुँचा दी थी। वो हमेशा मिन्हा को इस बात के ताने दिया करता था। अब इब्राहिम खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो फ़रहान के बिल्कुल रूबरू खड़ा हुआ था। क्या मसला है? मैं जितना तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे। क्यों ये सब कर रहे हो और कह रहे हो? इब्राहिम का लहजा और आवाज़ पूरे तमाद थे। अच्छा, अब चोरी और सीना जोरी, ये मुझसे सवाल जवाब करेगा। डार्लिंग, क्या हुआ? तुम अभी तक बाहर हो? इब्राहिम इससे पहले कोई जवाब देता, जैक कमरे के दरवाजे के बाहर मौजूद था। इब्राहिम उसे देखकर दंग रह गया और लम्हे के 1000वें हिस्से में वो पूरी बात समझ गया। कौन है ये और तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? मेरा बॉयफ्रेंड है और ये तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरे बेडरूम में क्या कर रहा होगा। फ़रहान ढिठाई से बोला। तुम्हें क्यों बुलाया है उसने? फ़रहान ने जलकर सवाल किया। इब्राहिम का जब जवाब दे चुका था। उसने एक घूंसा फ़रहान के मुंह पर रसीद किया। इब्राहिम, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। मिन्हा बीच में आई। मिन्हा, पीछे हटो। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इब्राहिम ने एक साथ कई घूंसे उसे जड़ दिए थे। बेशरम इंसान, चोरी और सीना जोरी लावारिस समझा है क्या इसे? इब्राहिम ने मिन्हा की तरफ इशारा किया। इब्राहिम, प्लीज़ आप जाएं, उसकी तरफदारी मत करो। इब्राहिम मिन्हा को पीछे धकेलते हुए बोला। तुमने पहले कभी कहा क्यों नहीं कि किसी से? कैसे रहती रही इससे, इस जैसे घटिया आदमी के साथ? इब्राहिम, आप इस पर अपना गुस्सा मत उतारें प्लीज़। मिन्हा बोली तो इब्राहिम ने अपना हाथ वहीं रोक दिया। दिल तो चाह रहा है कि तुझे जाम से मार दूं। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और आइंदा यहाँ मत आना। फ़रहान चिल्लाया। इब्राहिम ने उसे देखकर सर हिलाया। ओके, चलो मिन्हा मेरे साथ। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट नहीं छोड़ सकता। इब्राहिम ने मिन्हा को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मिन्हा ने नज़रें चुराते हुए कहा। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, प्लीज़ आप जाएं। मिन्हा बुरी तरह काँप रही थी। मिन्हा, तुम मेरे साथ जाओगी? इब्राहिम ने अपने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा था। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। फ़रहान बीच में बोला। कौन रोकेगा? तुम रोक के दिखाना। मिन्हा, इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा। इब्राहिम, प्लीज़। क्यों मिन्हा, क्यों क्यों? उसके साथ रहना चाहती हो? मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। वो अब ज़बरदस्ती मिन्हा को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। उसने गाड़ी में ज़बरदस्ती मिन्हा को बिठाकर गाड़ी लॉक की और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो उसके पीछे नहीं आया। फ़रहान तो कब से मौका की तलाश में था कि किसी तरह मिन्हा से जान छुड़ा ले, कि उस पर कोई बात ना आए, और ये सुनहरी मौका उसे इब्राहिम की जज्बातियत के हाथों मिल गया था। तुम क्यों डर रही हो उस बेशरम इंसान से? मिन्हा, इतनी बड़ी बात तुम छुपाकर उसके साथ रहती रही, क्यों? अपनी हालत देखी है तुमने? देखो खुद को आईने में। इब्राहिम मुझे क्यों लेकर आए? वो तो यही चाहता है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दे। मिन्हा फटी हुई आवाज़ में बोली थी। तो तुमने इतनी नौबत क्यों आने दी? क्यों रहती रही उसके साथ? मेरी समझ से बाहर है। इब्राहिम खुद अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि फ़रहान को शूट कर दे। और उसने कभी तुम्हें छुआ? इब्राहिम पूछे बगैर नहीं रह सका। उसे फ़रहान से नफ़रत और कराहत महसूस हो रही थी।
इब्राहिम ये कैसा सवाल है, वो मेरा शौहर है। मिन्हा ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। हाँ, सो कॉल्ड शौहर। इब्राहिम ने स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारा था। सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पूरा ख़ानदान, और अब ये तुम्हारा शौहर। एक मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ बस, है ना? ठीक है, दुश्मन ही सही। इब्राहिम ने अपने अपार्टमेंट के सामने गाड़ी रोकी। इब्राहिम, वहाँ तूफान आ जाएगा। वो अब भी उन्हीं खदशों में घिरी डरी सहमी हुई थी। इब्राहिम उसे अंदर ले आया। इब्राहिम, मुझे जाने दो प्लीज़। वो मज़ाहमत कर रही थी। मिन्हा, मिन्हा प्लीज़। इब्राहिम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। इतने में इब्राहिम का फ़ोन बजा। बासित का फ़ोन था। गुज़िश्ता 5 सालों में पहली बार इब्राहिम के सेल पर बासित की कॉल मौसूल हुई थी। इब्राहिम के होंठों पर जहर सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मिन्हा के बदतरीन खदशात पूरे हो गए थे। फारहान ने पाकिस्तान तक ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचा ही दी थी। इब्राहिम ने एक हाथ से मिन्हा को संभाला और दूसरे हाथ से कॉल रिसीव की। मिन्हा अब बुरी तरह मज़ाहमत कर रही थी। हेलो इब्राहिम, मिन्हा कहाँ है? क्या सोचकर तू उसे अपने साथ अपने घर ले आया? हस्बे आदत बासित बग़ैर तहकीक और असल बात जाने इब्राहिम पर बरस रहा था। हाँ, लेकर आया हूँ। गुस्से से इब्राहिम का बुरा हाल था। कहाँ है मिन्हा? बात करवाओ मेरी उससे। छोड़कर आओ उसे उसके घर। क्यों उसके पीछे पड़े हो? मुझे तो पहले ही पता था। तो इसी नियत से अमेरिका गया था। बासित बोल नहीं रहा था, धाड़ रहा था। नहीं, छोड़कर आऊँगा, कर ले जो करना है। इब्राहिम ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। अब वो मिन्हा की तरफ मुतवज्जो हुआ और उसके असाब शल हो चुके थे। वो बेहोश हो चुकी थी। इब्राहिम ने उसे बाजुओं में उठाकर सोफे पर लेटा दिया और उसके हाथ रगड़ने लगा। उसने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया जो डॉक्टर थी। अब वो फिक्रमंदी से ठहर रहा था। उसने फूफो का नंबर मिलाया। कम अज़ कम उन्हें पूरी बात बता देनी चाहिए थी। उसने फ़ोन मिलाया लेकिन फूफो का नंबर बंद था। वो किसी और से बात करना नहीं चाहता था। थोड़ी देर गुजरी कि उसका दोस्त अविनाश और बरखा वहाँ मौजूद थे। बरखा डॉक्टर थी और उसने मिन्हा को देखा और उसको सुकून की दवा दी। इब्राहिम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मिन्हा होश में आते ही फिर से चिल्लाने लगी। अब वो पहले से भी ज़्यादा बात की संगीनी को समझ रही थी। इब्राहिम का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। उसके कज़न का बार बार फ़ोन आ रहा था जो कि यकीनन उसे लॉन्दान करने के लिए ही फ़ोन कर रहे थे। फुप्पो ने एक बार भी इब्राहिम की कॉल नहीं की थी। शायद उनको ये खबर अभी पहुंची ही नहीं थी। फुप्पो यकीनन अस्पताल में चाचू के साथ थी और उनका सेल बंद था। लेकिन इस सब के बावजूद इब्राहिम ज़्यादा टेंशन में नहीं था। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम मिन्हा थी और ये मामला अब वो किसी कीमत पर उसे वहाँ रहने नहीं देगा। उसने ठान ली थी। मिन्हा प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। इब्राहिम बेबसी से उसे समझा रहा था। आपका साथ ही तो नहीं चाहिए इब्राहिम। आप समझते क्यों नहीं? आपका साथ ही तो नहीं चाहिए। और दूर रहिए मुझसे, किसी की बीवी हूँ मैं। तुम उसे अब भी शौहर कहती हो जो तुम्हारे घर से निकलते ही तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हाँ, नाम का ही सही, वो मेरा शौहर ही तो है। और दुनिया के सामने आप किस किस को यकीन दिलाएंगे कि वो कैसा आदमी है? और वो मानेगा? वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। वो सारा इल्ज़ाम आप पर और मुझ पर डाल देगा। वही इल्ज़ाम जिससे बचने की खातिर मैं आप हमेशा दूर रहे। आप भूल गए हैं क्या इसको? और हम ये इल्ज़ाम लगाने का मौका भी तो आपने ही दिया है इसे। वो इल्ज़ाम लगाए या जो चाहे करे, मैं तुम्हें अब वहाँ जाने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। तुम पाकिस्तान चलोगी मेरे साथ, वहाँ चाचू को पूरी बात बताओगी, फिर वो जो चाहे फैसला करे, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। इब्राहिम का लहजा और बात दो टोक और वाज़ेह थी। मिन्हा खामोशी से उसे देख रही थी। मिन्हा की तबीयत अब काफ़ी संभल चुकी थी, गो के वो अब भी कुछ गनुदगी में थी। उसने सोफे पर लेटे लेटे ही आंखें खोलने की कोशिश की। इब्राहिम सामने खड़ा किचन में अपने लिए शायद कॉफ़ी बना रहा था। खाने की खुशबू से मिन्हा की भूख चमक उठी थी, लेकिन फ़िलहाल वो इब्राहिम से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इब्राहिम को मालूम नहीं था कि वो उठ चुकी है। वो उसके बिल्कुल सामने रखे काउच पर बैठ गया। कॉफ़ी का मग उसने टेबल पर रखकर मिन्हा का हाथ पकड़कर नब्ज़ चेक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मिन्हा ने अपना हाथ खींच लिया। इब्राहिम सांस भरकर पीछे हट गया। कैसी हो मिन्हा? इब्राहिम ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए आराम से पूछा। ठीक हूँ, मिन्हा ने उसे रूखे अंदाज में जवाब दिया। इब्राहिम का फ़ोन बार बार वाइब्रेशन पर अपनी जगह रखे लरज़ रहा था। इब्राहिम, किसका फ़ोन है? कब से वाइब्रेट हो रहा है? आप उठा क्यों नहीं रहे? मिन्हा अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी। मुझे फ़ोन दीजिए, घर फ़ोन करूँगी। इब्राहिम जिस तरह उसे फ़ोन वहाँ से लाया था, मिन्हा अपना सेल तक ना उठा सकी थी। फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ था। मिन्हा ने उसकी खामोशी देखकर ख़ुद भी खामोशी अख्तियार की और उठकर इब्राहिम का सेल फ़ोन उठा लिया। घर से फ़ोन आ रहा है, आप उठा क्यों नहीं रहे इब्राहिम? इब्राहिम ने अपना फ़ोन मिन्हा के हाथ से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मुझे बात करनी है घर में, मेरी समझ से बाहर है आपका रवैया। इससे पहले कि मिन्हा फ़ोन रिसीव करती, इब्राहिम ने उसके हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मिन्हा ने दोबारा फ़ोन पकड़ने की कोशिश की तो इब्राहिम ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। मिन्हा, फ़ोन नहीं, ना आज ना कल, जब तक मैं और तुम यहाँ अमेरिका में हैं। ना तुम फ़ोन उठाओगी और ना ही मैं। अब मुझे ये बात कहनी ना पड़े, समझी? इब्राहिम ने शायद ज़िंदगी में पहली बार मिन्हा से इतने सख्त लहजे में बात की थी। मगर क्यों? क्यों इब्राहिम, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं?
آپ کو معلوم ہے نا ہمارے ایسا کرنے سے وہاں کیا طوفان آ جائے گا، کیا سمجھیں گے وہ لوگ، جانتے ہیں نا آپ۔ منہا کی آواز میں غصہ اور بے بسی تھی۔ بس کر دو منہا، پلیز اب بس کر دو۔ ابراہیم نے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ تمہاری یہ باتیں سن سن کر میں تنگ آ گیا ہوں، کیا کہیں گے، بولو کیا کہیں گے۔ ابراہیم نے منہا کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا کہا ان لوگوں نے پہلے؟ کہو تم ان لوگوں کے ڈر سے ہمیشہ مجھے خاموش کروا دیا، ہمیشہ میری محبت کا تماشا بنایا، سب کے سامنے تم نے میرے جیسا انسان صرف تمہارے کہنے پر ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے سر جھکاتا آیا۔ کیوں تمہیں سب کا خیال آتا ہے؟ کیوں کبھی ایک بار، صرف ایک بار بھی تمہیں زندگی میں میرا خیال آیا کہ ابراہیم کیا سوچے گا، اس کی کیا فیلنگز ہوں گی، وہ ہرٹ ہوگا، یا خود اپنے لیے سوچا کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی؟ بولو منہا، کبھی سوچا؟ اور جن کے لیے سوچ سوچ کر تم نے اپنی اور میری زندگی داؤ پر لگا دی اور برباد کر دی، ان لوگوں کو کوئی فرق پڑا؟ وہ آج بھی وہی سوچ رہے ہیں جو پہلے سوچتے تھے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ ہی آج ہے، اور مجھے تو چھوڑو، انہیں تو تم پر بھی بھروسہ نہیں ہے تم پر۔ تو اب تم اس بات کو بیچ میں مت آنا منہا، میں حلفاً کہتا ہوں اس بار بھی اگر تم میرے مخالف چلی نا تو زندگی میں کبھی دوبارہ مجھے دیکھ نہیں سکو گی۔ جب تک میرے ساتھ ہو، میری ذمہ داری ہو، گھر جا کر جو تمہارا دل کرے وہی کرنا، ہمیشہ کی طرح گھر والوں کو اچھی طرح اپنی وفاداری کا یقین دلانا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا، اور اگر وہ پھر بھی تم پر یقین نہ کریں تو انہیں کہہ دینا کہ ابراہیم نے مجھے اغوا کیا تھا، پاگل ہو گیا تھا ابراہیم۔ تم نہ کہہ سکیں تو میں کہہ دوں گا، ابراہیم منہا کے ذرا نزدیک آ کر بولا تھا۔ میں کہہ دوں گا کہ منہا کو دیکھ کر ابراہیم خود پر سے اختیار کھو دیتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ کاش آپ لوگ وقت پر سمجھ جاتے تو اتنی گڑبڑ نہ ہوتی۔ منہا نے اسے گھر کر دیکھا اور کاؤچ پر بیٹھ کر اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ کھانا کھا لو، تمہارا فیورٹ لایا ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ منہا نے جھوٹ بولا جبکہ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کھا لو، بجٹ آؤٹ کر کے اتنا مہنگا کھانا لایا ہوں، صرف تمہارے لیے، ضائع ہوگا تو مجھے افسوس ہوگا۔ ابراہیم کی بات پر منہا نے اسے پھر گھورا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اب رو رہی تھی۔ زندگی کبھی دوبارہ اتنی بھیانک صورتحال سے دوچار کرے گی یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے اپنے بابا بھائیوں کا مان رکھنے کے لیے، کتنی بار اپنے دل کا خون کیا تھا، اپنے جذبات کچلے تھے، ہمیشہ ابراہیم کا کتنا دل دکھایا تھا۔ وہ ایک اشارہ کرتی ابراہیم اس کے لیے دنیا سے لڑ جاتا، لیکن اس نے ہمیشہ ابراہیم کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، ابراہیم اسے روتا دیکھتا رہا۔ اس کو منہا کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے پھر کافی کے 2 مگ بنائے، ساتھ کچھ سنیکس رکھے۔ منہا کچھ کھا لو پلیز، چاہو تو فون کر لو گھر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی بات کا، جب تک ہم پاکستان نہیں چلے جاتے ان لوگوں کو کسی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ ابھی تم فون کر بھی لوگی تو تمہیں وہی کچھ سننے کو ملے گا جو فاران نے ان لوگوں سے کہا ہے، وہ ہمیں برا بھلا کہتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ابراہیم نے منہا کے آگے اپنا سیل فون رکھ دیا۔ پھر بھی اگر تم خود کو اذیت دینا چاہتی ہو تو یہ رہا فون۔ منہا نے شکایتی نظروں سے ابراہیم کو دیکھا۔ اس کے صاف شفاف خوبصورت آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ منہا نے فون ایک طرف کر کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا۔ رو نہیں پلیز، ابراہیم بس اتنا ہی کہہ سکا۔ آئی ایم سوری ابراہیم، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آپ کو بہت تکلیف دی ہمیشہ، آئی ایم سوری۔ وہ بس یہی کہتے جا رہی تھی۔ تم اب بھی مجھے تکلیف دے رہی ہو منہا، رونا بند کرو اور میری بات دھیان سے سنو۔ ابراہیم نے توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کسی قابل نہیں رہا تھا، بری طرح بکھر گیا تھا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر یہاں آیا تھا۔ قسمت دیکھو، جرمنی اور کینیڈا کا ویزا نہیں ملا، ملا تو صرف یہاں کا۔ میں یہاں اس فضا میں سانس بھی لینا نہیں چاہتا تھا کہ تم پر میرا سایہ بھی پڑے یا تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہو۔ میں تو سمجھ رہا کہ تم بہت خوش ہو، مجھے بھول بھی چکی ہوگی، لیکن یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم ایسے آدمی کے ساتھ۔ ابراہیم جملہ مکمل کیے بغیر چپ ہو گیا۔ تمہیں وہاں اس گھٹیا آدمی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے سب دیکھنے کے بعد میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ غلط تھا، مجھے بالکل افسوس نہیں ہے۔ میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اگر میری جگہ تمہارا ہٹلر بھائی باسط ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ منہا زندگی میری اور تمہاری محبت کی کہانی پر اپنی مرضی سے تحریر کرتی رہی، کبھی خاموشی، کبھی دوری، پھر جدائی۔ میں نے تمہارے بغیر یہ عرصہ کیسے گزارا ہے یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پایا۔ وہ بول کر چپ ہوا تھا۔ میں نے بکنگ کے لیے ایئرپورٹ فون کیا تھا، 3 دن کے بعد فلائٹ ہے ہماری پاکستان کی۔ بس یہ 3 دن اگر قسمت نے مہربان ہو کر تمہیں اور مجھے ساتھ کر ہی دیا ہے تو اسے خوشی سے نہ صحیح سکون سے گزرنے دو۔ بس 3 دن مجھے برداشت کر لو، پھر کبھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا۔ اور میں پھپھو کو مسلسل فون کر رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں انہیں سب بتا دوں گا، وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گی بنا کچھ غلط سوچے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے منہا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، منہا یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابراہیم کی بات مان چکی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔
इब्राहिम भी मिन्हा के पीछे किचन में आ गया था। मिन्हा अब खाना पैकिंग से बाहर निकाल रही थी। इब्राहिम ने उसे गौर से देखते हुए सर्द आह भरी। काश वो खुश होती कभी इस हाल में इब्राहिम को ना मिलती। इब्राहिम ने दुख से सोचा था। वो खाना निकालकर अब माइक्रोवेव में गर्म कर रही थी। वहीं रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर दोनों ने मिलकर खाना खाया था। मिन्हा ने खाना रुग़बत से खा रही थी, जबकि इब्राहिम बेदिली से बस प्लेट में चम्मच ही चला रहा था। वो मिन्हा को उसकी हालत में देखकर कोड़ रहा था। आपकी असाइनमेंट कब है? मिन्हा ने पूछा था। वो यहाँ MBA कर रहा था। मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है, बस मुझे जमा करवाना है, कल करवा दूंगा। मिन्हा तुम खाना खा लो, फिर हम चलते हैं। एक अच्छा मॉल है, तुम थोड़ी शॉपिंग कर लेना वहाँ से, फिर वहाँ से मुझे कुछ ग्रोसरी करनी है। इब्राहिम को एहसास था कि मिन्हा के पास कपड़े तक नहीं थे। इब्राहिम मैं घर से ले लेती हूँ, फारान ने मेरा सामान तो मुझे दे ही सकता है। मिन्हा ने इब्राहिम से आम लहजे में कहा। अब उसके पास मैं तुम्हारा सामान लेने जाऊँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने ये कहा भी कैसे? या तो तुमने और तुम्हारे पूरे ख़ानदान ने मेरा दिल जलाने का ठेका लिया हुआ है। इब्राहिम ने मिन्हा के मुंह से फारान का नाम सुनकर शदीद रद्दअमल का इजहार किया था और हाथ में पकड़े कांटे को वहीं प्लेट में छोड़ दिया। पता नहीं, शायद उसके दिल में पिछले 2 साल बल्कि कई सालों का गुस्सा दबा हुआ था। इब्राहिम फारान ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। उसने तो मुझसे शादी के पहले ही दिन अपने बारे में सब बता दिया था कि कैसे उसने अपने बाप के दबाव और आग करने की धमकियों से डरकर मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। फिर वो जानता था मेरे और आपके बारे में, तो वो तो समझा कि मुझसे जान छुड़ाना आसान होगा। लेकिन मैंने उसे मना किया कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं आपके और बासित के रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई थी। वहाँ वापस जाने से आसान लगा मुझे कि मैं यहीं रहती रहूँ। लेकिन अब शायद फारान का दोस्त जैक मज़ीद मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रोज़ फारान से कहता कि उसको निकालो। एक दिन तो फारान को जैक की ये बात मानना ही थी। आपके आने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होता, लेकिन मेरी ज़ात हमेशा तमाशा ही बनी रही आपके हवाले से। सो अब मुझे सब्र करना ही था। और ये तुम्हारा ख़ानदान की क्या रट लगा रखी है आपने? क्या आपका ख़ानदान अलग है? मिन्हा ने इब्राहिम को तकरीबन डांटते हुए कहा। इब्राहिम मिन्हा की बात सुनकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मिन्हा इब्राहिम की मुस्कुराहट पर जल ही तो गई थी, इसीलिए फ़ौरन बोली। इब्राहिम, दूसरों से शिकायत करते हुए कभी अपने गिरेबान में झांका है आपने? मिन्हा ने अब चम्मच और कांटा प्लेट में पटका। आप खुद कितनी अहमियत देते हैं फैमिली को। बोले, हमेशा सबको मुश्किल में डालते आए हैं, याद है या याद दिलाऊं? मिन्हा ने कहा। और किसके लिए? अपने लिए। इब्राहिम का अंदाज खा जाने वाला था। तो मैंने कहा था आपसे, मिन्हा ने दूबदू जवाब दिया। और ये मैं अहमियत नहीं देता फैमिली को, ये तुम कह रही हो। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर सबकी बातें सुनता आया हूँ और घर वालों के ऐसे सलूक का मैं सिर्फ इसलिए मुस्तहिक था कि तुम्हें चाहा। बोलो, ये जुर्म था? क्या हो जाता अगर वो इस बात को कबूल कर लेते? उनकी अना को ठेस पहुंच जाती ना। मेरा क्या है, मैं जहन्नुम में जाऊं। बासित वाले वाक़े का तो बहाना ही बना, वैसे कौन सा उन्होंने मान जाना था। तुमने भी तो हमेशा उनका साथ दिया ना। इब्राहिम का शिकवा किए बगैर ना रह सका। अच्छा, अब ये 3 दिन तक आपकी ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी मुझे, मिन्हा ने काटदार लहजे में कहा था। इब्राहिम ने सर्द नज़रों से मिन्हा को देखा। अगर ऐसा है ना तो ये 3 दिन भी बहुत कम है, बल्कि फिर तो ज़िंदगी भी कम है। आपके दिल की सारी जलन बाहर निकाल सके। मिन्हा कहकर उठी। अच्छा, तो फिर सारी ज़िंदगी दे दो, इतना तो हक बनता है ना मेरा। हमेशा तुम्हारी बात सुनी है और अपना नुकसान किया है। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए मिन्हा की दुखती रग छेड़ी। मेरी ज़िंदगी मेरी कहाँ है? पहले थी ना, अब है। और फारान अब भी मेरा शौहर है, आप ये मत भूलें। और आगे क्या होगा मैं नहीं जानती, मिन्हा ने कहते हुए हाथ में हेयर ब्रश लिया। उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। वो उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही थी। मिन्हा ने इब्राहिम को देखा। वो वहाँ पर उसकी बातों के बरक्स नरमी थी, मोहब्बत थी। तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं शॉपिंग पर, इब्राहिम ने धीरे से कहा तो मिन्हा महज सर हिलाकर रह गई। मिन्हा और इब्राहिम मॉल के बाहर गाड़ी पार्क करके उतरे तो सर्द हवा के थपेड़ियों ने इनका इस्तकबाल किया। मोटी मोटी बूंदें एकदम ही हल्की फुहार में तब्दील हो चुकी थीं। मिन्हा ने हाथ तले मौजूद छतरी खोल ली थी। वो दोनों ही छतरी में थे, लेकिन कुछ कदम चलकर मिन्हा को एहसास हुआ कि इब्राहिम उसके साथ नहीं था। मिन्हा ने बेअख्तियार पीछे मुड़कर देखा तो वो उससे कुछ दूर खड़ा फुहार में भीग रहा था। ये मंजर कितना दिलकश था। इब्राहिम आसमान की तरफ देख रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सारी बात दिलचस्पी की थी। वही मंजर जो इब्राहिम को इस वक्त दिल फरेब लग रहा था, मिन्हा के लिए फीका बेकैफ सा था। सब मौसम दिल के मौसम के मोहताज होते हैं। जब दिल में ख़ज़ां ठहर जाए ना, तो बाहर की बारिश भी सूखी सूनी सूनी लगती है, जो सिर्फ आंखों को जलथल कर सकती है, मन को नहीं। मिन्हा और इब्राहिम रास्ते में ही थे जब इब्राहिम का फ़ोन एक बार फिर बजा। अब्बा का फ़ोन था। ड्राइव करता इब्राहिम का हाथ एक पल के लिए साख्त हो गया था। अब्बा के फ़ोन को बाकी सब की तरह टालना आसान नहीं था। यकीनन उन तक खबर पहुंची थी, नहीं तो इस वक्त फ़ोन नहीं करते। अब क्या करूं? इब्राहिम ने खुद कलामी की थी।
मिन्हा उसकी कश्मकश देख रही थी। इब्राहिम ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया। जी अब्बा। इब्राहिम ने आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा। इब्राहिम, क्या हुआ है वहाँ? क्या तुम मिन्हा के घर गए थे? क्यों लाए हो उसको वहाँ से अपने पास? अब्बा गुस्से में थे, सो फ़ोन उठाते साथ ही यही बात की। इब्राहिम ने सांस भरा। अब्बा आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ, आपसे रास्ते में हूँ। वहाँ दौरान सफ़र फ़ोन इस्तेमाल करना जुर्म था। अब्बा जानते थे, सो ज़्यादा बहस ना की। इब्राहिम, मुझे घर पहुँचते ही कॉल करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अब्बा ने कहकर फ़ोन रखा था। इब्राहिम ने फ़ोन साइड पर रखा। बड़े अब्बा का फ़ोन था। मिन्हा ने फिक्रमंदी से पूछा था। हाँ तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, एक बार फूफो से बात हो जाए, उनको सब बता दूंगा, वो खुद ही हैंडल कर लेंगी। इब्राहिम ने जैसे खुद को ही तसल्ली दी थी। इब्राहिम, फूफो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? और उस दिन आप मेरे घर क्यों आए थे? सब खैरियत थी ना? वो भी बगैर बताए। 2 दिन से अपने ही मसलों में उलझी मिन्हा बिल्कुल भूल गई थी कि आखिर इब्राहिम क्यों आया था, वो भी अचानक। इब्राहिम ने मिन्हा की तरफ देखा। अब उसे कैसे बताता कि वो क्यों वहाँ गया था? वो मिन्हा को मज़ीद परेशान नहीं कर सकता था। चाचू की हालत भी अब ख़तरे से बाहर थी, सो वो टाल गया। वैसे भी परसों तक उन्हें कराची में ही होना था। हाँ सब खैरियत थी, वो बस इतना ही कह सका। मिन्हा इब्राहिम के जवाब से मुतमईन हो गई थी। वो दोनों घर पहुँचे तो इब्राहिम का फ़ोन फिर बजा था। अब की बार फूफो का फ़ोन था। इब्राहिम ने बेसब्री से फ़ोन उठाया था। यार फूफो आप कहाँ हैं? मैं 2 दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ। इब्राहिम ने उस बेसब्री से बात शुरू की थी। इब्राहिम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बासित ने यहाँ तूफ़ान उठाया हुआ है। वो कह रहा है कि तुमने मिन्हा को घर से ले आए हो और उसका घर बर्बाद कर दिया, उसे उसके शौहर के घर से ले आए हो। फूफो के लहजे में तशवीश और फिक्र थी। फूफो आपको मुझ पर भरोसा है? इब्राहिम ने पूछा था। मिन्हा सांस रोके उन दोनों की बातें सुन रही थी। हाँ मेरी जान है, लेकिन पूरी बात बताओ मुझे। इब्राहिम मिन्हा को इशारा करके साइड पर चला गया और फूफो को धीमी आवाज़ में सारी बात बताने लगा। इब्राहिम की बातें सुनकर फूफो को शौक लगा था। वो हैरानी से सुन रही थी। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया था। इब्राहिम, जो भी बात थी, तुम्हें यूं जज्बातियत से काम नहीं लेना चाहिए था। मिन्हा ने खुद क्यों ये बात घर में नहीं बताई थी पहले? अब सब तुम्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। फूफो, मुझे जो सही लगा मैंने किया। जिसको समझना है, जो समझता है समझता रहे। आप ये बात मेरे बाबा और अम्मा को बता दीजिए, वो परेशान हो रहे हैं। इब्राहिम ने धीमे से कहा था। चाचू कैसे हैं अब? आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? इब्राहिम ने पूछा। मैं फ़ोन घर भूल गई थी और अदिल भाई अब बेहतर हैं, अल्लाह का एहसान है। कुछ देर पहले ज़ारा अस्पताल आई तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ क्या हंगामा बरपा था। फुफ्फू 2 दिन बाद शाम में हमारी फ़्लाइट है, मैं अब घर पहुँचकर आपसे बात करूँगा। आप मिन्हा से बात कीजिए। हाँ करवाओ। इब्राहिम ने मिन्हा को फ़ोन दे दिया और ख़ुद फासले पर बैठ गया। मिन्हा और इब्राहिम अमेरिका गए, अलग अलग थे लेकिन लौटे साथ साथ थे। वो दोनों घर में दाखिल हुए तो इब्राहिम बजाय अपने पोर्शन की तरफ जाने के मिन्हा के साथ उसके घर की तरफ आया था। वो इस मौका पर मिन्हा को अकेले घर भेजने की हमाकत नहीं कर सकता था, जबकि जानता था कि बासित कितने ख़तरनाक अज़ाइम लिए इन दोनों का इंतज़ार कर रहा होगा। तफक्कुर की वाज़ी लकीरें मिन्हा के चेहरे पर पड़ी जा सकती थीं। वो और इब्राहिम एक साथ सेटिंग में दाखिल हुए। वहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। इब्राहिम, आप जाइए, मैं संभाल लूँगी, मिन्हा ने इब्राहिम की तरफ देखते हुए कहा था। इससे पहले कि इब्राहिम कोई जवाब देता, बासित सेटिंग में दाखिल हुआ। क्या संभाल लोगी तुम? क्यों आई हो इसके साथ? शर्म नहीं आई ज़रा सी भी? बासित ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। बासित की आवाज़ सुनकर ज़ारा भी वहीं आ गई थी। मिन्हा, मेरा बच्चा। चाची ने आते ही मिन्हा को गले से लगा लिया। फुप्पो सारा मामला उनके गोश गुजार कर चुकी थी और उन्हें इब्राहिम और मिन्हा पर पूरा भरोसा था। जब पहले कभी उन्होंने कोई हद पार नहीं की थी तो अब कैसे कर लेते। अस्सलाम वालेकुम चाची। इब्राहिम ने उन्हें सलाम किया था। चाचू कैसे हैं अब? इब्राहिम ने चाचू की बाबत दरियाफ्त किया। क्या हुआ है बाबा को? कहाँ है वो? मिन्हा ने परेशान होकर पूछा। वो मिन्हा, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अब वो हॉस्पिटल गए थे। ज़ारा चाची ने नज़रें चलाते हुए झूठ बोला। क्या इब्राहिम, आप जानते थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे अभी जाना है उनके पास। अब वो सब भुलाए, बस उनके पास जाना चाहती थी। मिन्हा, चलते हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो, उन्होंने मिन्हा को दुख से देखते हुए कहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूँ लौट आएगी खाली हाथ। चाची मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। बात ख़त्म नहीं हुई, छोड़ूंगा नहीं तुझे, बासित ने फिर से कहा। इब्राहिम अभी किसी से उलझना नहीं चाहता था। वो उसे घुरता हुआ वहाँ से निकल गया। उसे भी बासित पर बहुत गुस्सा आया था। अदील साहब अस्पताल से घर आ गए थे। फ़िलहाल मिन्हा की बात वहीं रुकी हुई थी। दोबारा किसी ने कोई बात नहीं की थी। ज़ारा बेगम ने अपने शौहर के घर आने तक इस मामले को टाल रखा था। वासे और बासित को भी सख्ती से मना किया हुआ था कि अभी कुछ भी नहीं बताया जाए। अदील शाह जब घर आए तो फूफो और बाकी फैमिली साथ ही थी। जब उनके मुलाजिम ने रजिस्ट्री का खाकी लिफाफा बासित के हाथ में थमाया, बासित ने वही लिफाफा खोला तो, लो यही चाहती थी ना तुम, खुश हो जाओ। बासित ने सबकी मौजूदगी की परवाह न करते हुए सफ़ेद स्टाम्प लगा पेपर मिन्हा की तरफ बढ़ाया था।
मीना ने जैसे ही वो देखा उसका सर चकरा गया था। कुछ भी था, वो अपनी ज़िंदगी के एक बड़े और मुश्किल दौर से गुजरी थी। मीना को मालूम नहीं था कि इस खोखली शादी का अंजाम इतनी जल्दी हो जाएगा। वो सर थाम कर वहीं बैठ गई। क्या हुआ है इसे, क्या था इस लिफाफे में? आदिल साहब व्हील चेयर पर बैठे घबराए से थे। फूफो ज़ारा और राबिया बेगम एक साथ मीना की जानिब बढ़ी थीं। इब्राहिम और उसकी फैमिली भी वहीं थी। सबके चेहरों पर तशवीश की लहर दौड़ गई थी। वो मीना के तलाक के कागजात थे। आदिल साहब को जब पता चला तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। फरहान उनके दरीना दोस्त का बेटा था। बात इस नह तक कैसे पहुंची वो समझ नहीं पा रहे थे। ज़ारा, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि मीना मुझसे मिलने आई हुई है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? उन्होंने अपने गम और गुस्से को दबाते हुए ज़ारा बेगम से पूछा। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको नहीं बताया था। ज़ारा बेगम ने सारी बात उनको बताई तो उन्होंने सर थाम लिया। अम्मा, असल बात आप तो नहीं बताएंगी लेकिन मैं बताता हूँ। इब्राहिम गया था वहाँ मीना के घर, उन्हें वरगला कर वहाँ से लाया है उसे, और अब इल्ज़ाम फरहान पर डाल रहा है। इस इल्ज़ाम पर मीना ने बहुत हैरत से अपने भाई को देखा था। बस कर दें प्लीज़ भाई, बस कर दें, शर्म आ रही है मुझे आपको भाई कहते हुए। मीना बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती खड़ी हुई थी। इब्राहिम के तो आप हमेशा से दुश्मन हैं। मैं जानती हूँ, आपका मालूम है कि आप इब्राहिम से इसी बिलावजह की परखाश की वजह से मैंने फरहान के मुताबिक कोई बात कभी भी घर में नहीं बताई। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे कि मैं खुद उसके साथ रहना नहीं चाहती। बिलावजह ये भी खूब कहा तुमने। भूल गई हो उसने जो मेरे साथ किया था? बासित भैया, अब आप ये ज़्यादती कर रहे हैं। मीना ने अफसोस से बासित को देखते हुए कहा। क्या अयान ने आपको सब कुछ नहीं बताया था कि असल बात क्या थी? शाहजेब ने कैसे आप दोनों की ट्रैप किया था, और शाहजेब ने भी तो आपसे बदला लिया था ना। जो आपने उसकी वीडियो वायरल की थी उसमें इब्राहिम का क्या कसूर था? मीना की बातें सुनकर सब हैरतज़दा रह गए थे, क्योंकि किसी को हकीकत मालूम ना थी। सब इब्राहिम को ही कसूरवार समझते थे। बासित, तुम जाओ यहाँ से और अब एक लफ्ज़ मीना और इब्राहिम के लिए नहीं कहोगे। आदिल साहब ने बासित को घुरका तो पूरे घर ने सुख का सांस लिया। बासित का गुस्सा तो ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन वो तनफन करता वहाँ से चला गया। मीना, इधर आओ मेरी बेटी, बाबा ने उसे अपने पास बुलाया था। मीना उनके पास जाकर उनके कदमों में बैठ गई थी और उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दी थी। जाने कब के रुके आंसू थे जो उनकी शफकत पाते ही बह गए थे। इब्राहिम अब मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता था। वो भी मंजर से हट गया था। वहाँ मौजूद सभी मीना के लिए आबदीदा थे। आज जाने कितने बरस के बाद शाह कॉटेज खुशियों ने पर फैलाए थे। यूं तो इस घर की ये दूसरी शादी थी, लेकिन रोहिल शाह के घर की ये पहली शादी थी। उनके बड़े बेटे आज़र की, जो अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ गया था। मेहंदी का फंक्शन अपने बाम पर था। पूरी फैमिली घर के पिछले हॉल में थी। इब्राहिम अपने कमरे में तैयार हो रहा था जब रोहिल साहब अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम स्याह डिनर सूट में मलबूस था। ऐसा लगता था जैसे वो कहीं जा रहा हो। भाई, कहाँ की तैयारी है इब्राहिम? यकीनन ये तैयारी मेहंदी के फंक्शन के लिए हरगिज़ नहीं है, उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। इब्राहिम आईने के सामने खड़ा था। जल से बाल सेट करते हुए इब्राहिम बहुत शानदार लग रहा था। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके वो उनके पास आकर बैठ गया। वो जानता था ऐन इतने अहम फंक्शन को छोड़कर वो ऐसे ही इब्राहिम के कमरे में नहीं आए थे, बल्कि कोई ख़ास बात उन्हें इब्राहिम के पास ले आई थी। अब्बा, आप कुछ कहना चाहते हैं? इब्राहिम ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए कहा। रोहिल शाह ने अपने होनहार बेटे को फ़ख्र से देखा था। वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था। इन्हें खुशी हुई। इब्राहिम, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला करने का अख्तियार रखता हूँ? उन्होंने संजीदगी से पूछा था। इब्राहिम ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से चूमा। आपको ये पूछने की ज़रूरत है? इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम समझ रहा था वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने इब्राहिम को पिछले 5 माह से वापस अमेरिका जाने से रोका हुआ था। कोई वाज़ेह बात तो नहीं हुई थी, लेकिन वो जानता था उनका मकसद क्या है। वो मीना की इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं क्या चाहता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन इब्राहिम, मैं तुम पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता बेटा। तुम अच्छी तरह सोच लो। पहले की बात और थी, अब और बात है। फिर बासित ने जो सलूक तुम्हारे साथ रवा रखा, कहीं तुम्हारी अना को ठेस ना पहुँचे। उन्होंने फिर भी इब्राहिम को तमाम मामले की बारीकियाँ बावर करवा देना मुनासिब समझा। मैं जानता हूँ अब्बा, पहले या बाद में मेरे लिए मीना का होना अहम है। जहाँ तक बात है बासित की, गो कि मेरा कसूर नहीं था, लेकिन उसके साथ गलत हुआ था। वैसे भी मैं आपका बेटा हूँ। मेरी अना मीना की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है, इब्राहिम ने जवाब दिया था। लेकिन एक बात है, आप देख लें, आज़र की शादी हो लेने दें, कहीं कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। इब्राहिम ने बहुत आराम से कहा था। मेरी बात हो गई है अदिल से, उसे कोई एतराज़ नहीं, अब्बा ने बताया था। ये तो अच्छी बात है। फिर मैं बासित और वासी की रजामंदी भी अज़हद ज़रूरी है। आप जल्दबाजी मत कीजिए। हाँ, देखता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। मेरे दोस्त का रिसेप्शन है आज, अमेरिका में साथ ही होता है, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, इब्राहिम ने बताया। कुछ देर हॉल में तो आओ। जी, पहले वहीं अटेंड करूँगा। इब्राहिम ने आईने में आखिरी बार खुद पर नज़र डाली थी। इब्राहिम हॉल में दाखिल हुआ तो रोशनियों से
पुरनूर हॉल दूर तक बेले और गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। बेले की महक इब्राहिम के पसंदीदा तरीन खुशबुओं में से एक थी। उसने एक गहरी सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर उतारा। हॉल में सबसे पीछे वाली रो में एक तरफ बैठी मिन्हा उसे सबसे पहले नजर आई थी। गो कि वो ठीक ठाक तैयार नजर आती थी, लेकिन उसका चेहरा किसी भी खुशी की रमक से बेनियाज था। जर्द और गहरे सब्ज खूबसूरत रंगों के इम्तजाज वाले अंगरखे फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा में वो चुनरी का दुपट्टा ओढ़े बहुत मुनफरिद और खूबसूरत लग रही थी। इब्राहिम ने मिन्हा की जानिब कदम बढ़ाए। हाय मिन्हा, कहता हुआ वो मिन्हा के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। हाय। मिन्हा ने सेल फोन से नजरें हटाकर उसे देखा। यहाँ गैरों की तरह क्यों बैठी हो? आज़र के पास जाओ, आखिर तुम ददियाल से उसकी इकलौती कज़न हो। इब्राहिम शायद उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। वो 5 माह से यहीं था। आज मिन्हा उसे बहुत अरसे बाद नजर आई थी। अच्छा, याद आ गया आपको मैं कौन हूँ? 5 महीने से तो किसी ने हाल तक नहीं पूछा। वैसे वहीं से आ रही हूँ, सुमैया वगैरह हैं आज़र भैया के पास, वो लोग रस्म कर रहे हैं। मिन्हा ने इब्राहिम की खलाजाद का नाम लिया। इब्राहिम ने उसके तंज को महसूस किया, लेकिन दानस्ता खामोश रहा। वो इतना अरसा खुद ही उससे दूर रहा था, इसीलिए कि अब वो बाकायदा किसी रिश्ते के तहत ही मिन्हा से बात करना चाहता था। ओके, मैं आज़र के पास से होकर आता हूँ। इब्राहिम ये कहकर उठ गया। मिन्हा सर हिलाकर दोबारा सेल फोन की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। बड़े अब्बा भी हॉल में दाखिल हो चुके थे। वो भी सबसे मिले, फिर मिन्हा के पास बैठ गए थे। काफ़ी देर बाद इब्राहिम उनके पास आया। अब्बा मैं चलता हूँ, आ जाऊँगा जल्दी, इब्राहिम उनसे कहते हुए बाहर निकलने लगा तो अब्बा ने उसका हाथ थाम लिया और ख़ुद भी खड़े हो गए। रुको। इब्राहिम सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहा था। वासिक। उन्होंने वासिक को आवाज़ दी। वो पास ही था, फ़ौरन आया। म्यूज़िक बंद करो और मुझे माइक ला कर दो, अब्बा ने कहा। वासिक ने म्यूज़िक बंद कर दिया और माइक उनके हाथ में थमा दिया। आज हॉल में उनका पूरा ख़ानदान मौजूद था। आज सब इधर तवज्जो फरमाइए, अब्बा गला खनकार कर बोले। इब्राहिम हैरत से उनको देख रहा था। आज आज़र की खुशी के मौका पर कुछ कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। सब चुप सादे उनकी तरफ मुतवज्जो थे। इब्राहिम को मैंने 5 माह से यहाँ रुका हुआ है, अगले हफ्ते उसकी रवानगी है। मैं चाहता हूँ कि आज़र के साथ इब्राहिम को भी पाबंद कर दिया जाए, ताकि वो अपनी दुल्हन को भी अपने साथ ही ले जाए। अब इब्राहिम के चेहरे पर हैरत नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट थी। बड़े अब्बा की इस बात पर पास बैठी मिन्हा का सांस अटका था। मिन्हा यहाँ आओ, उन्होंने मिन्हा की तरफ देखते हुए कहा। मिन्हा को लगा जैसे उसने गलत सुना है। मैं? उसने हैरत से अपनी तरफ इशारा किया। मिन्हा जाओ बेटा, अदिल साहब ने मिन्हा से कहा। वो व्हील चेयर पर थे। मिन्हा धड़कते दिल के साथ बड़ी मुश्किल से बड़े अब्बा तक पहुंची। उसे लगा वो गश खाकर गिर जाएगी। मैं आज पूरे ख़ानदान के सामने मिन्हा और इब्राहिम की बात तय करता हूँ। इंशाल्लाह आज़र के साथ ही इब्राहिम और मिन्हा का भी अक़द किया जाएगा। किसी को कोई एतराज़ हो तो अभी मुझसे बात कर सकता है। बड़े अब्बा ने बासित और वासे की तरफ रुख करके कहा था। वो दोनों खामोश थे। अब किसी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश ही कहाँ रहती थी। बड़े अब्बा ने मिन्हा का हाथ थामकर इब्राहिम के हाथ में दिया। वासिक और वहाँ मौजूद नई नस्ल ने खूब शोर मचाकर उन्हें मुबारकबाद दी थी। मिन्हा को तो अब तक यकीन नहीं आया था। इब्राहिम अब मिन्हा को देख रहा था। मिन्हा ने सबकी मौजूदगी को महसूस करके अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो इब्राहिम ने उसके हाथ पर गिरफ्त और मजबूत कर ली थी। आपको अच्छी तरह सोचकर फैसला करना चाहिए था, मिन्हा ने कहा तो इब्राहिम को अपनी तरफ देखकर बेसाख्ता ही नज़रें झुका ली। मिन्हा, कच्ची उम्र में दिलों पर बने नक्श मिटाए नहीं मिटते। मेरी कहानी जब शुरू तुमसे हुई थी तो ख़त्म भी तुमसे ही होनी चाहिए, है ना? इब्राहिम ने अपने पुरशौक निगाहें मिन्हा पर मरकूज रखकर बड़े जज्ब से कहा था। गुमान, रास्ते, रोग, ज़माने, वहशतें, दिन बदल चुके थे। गई रुतों से अब तक जो निगाह पलट कर देखा, बस एक चीज़ जो रही अटल, वो तेरी मोहब्बत है। मिन्हा की खूबसूरत आंखें इब्राहिम की मोहब्बत की शिद्दत को महसूस करके झिलमिला सी गई थीं।